हाँ सर आ गया। सर ओके सर, अगेन वेरी गुड मॉर्निंग टू सर। बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स का क्लास है, मतलब बेसिकली ये अकाउंट्स का फंडामेंटल क्लास है। मतलब अकाउंट्स का जो थ्योरेटिकल पार्ट है, जर्नल लेजर का पार्ट है, ये सब डिस्कशंस मैं सैटरडे वाला क्लास में करता हूँ। ठीक है, मतलब अकाउंट्स बना कैसे, अकाउंट्स के पीछे का क्या प्रिंसिपल्स क्या है, अकाउंट्स में इक्वेशन क्या काम करता है। ठीक है, मतलब आप लोग मैम की क्लास में क्या करते हो, सब एडवांस लेवल टॉपिक डिस्कस करते हैं मैम वहाँ पर। मतलब जो एक्चुअली अकाउंट्स का एप्लीकेशन एरिया है, मतलब जिसको यूज करके आप बिजनेस का अकाउंट्स हैंडल कर सकते हैं। लेकिन ये वाला क्लास क्या है जो मैं ले रहा हूँ, ये सर बेसिक्स है। ठीक है, इसमें आपको अकाउंट्स का जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाएगा, आपको जर्नल लेजर की प्रैक्टिस किया जाएगा, जर्नल डिफरेंट काइंड ऑफ आपको बताया जाएगा, डेबिट क्रेडिट का जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करने का कोशिश किया जाएगा। ठीक है, ये सारा चीज़ पे बात होगी। ठीक है, जैसे अभी हम लोग एक कॉन्सेप्ट में बात कर रहे हैं सर, आप लोगों को पता होगा जो लोग लास्ट वीक से हैं सर क्लास में, अकाउंटिंग इक्वेशन। जिनका लास्ट वीक का क्लास मिस है, आई थिंक शुभजीत को मिस है। शुभजीत, हम लोग वेरी बेसिक स्टेज में हैं शुभजीत। इसका एक क्लास हुआ है, मैं थोड़ा सा भूल गया, नहीं तो मैं तुझे दे देता तो करके रख लेता तो अच्छा होता। ये अकाउंटिंग इक्वेशन का क्लास है। ठीक है, अब अकाउंटिंग इक्वेशन टॉपिक में क्या चल रहा है, यहाँ पर हम लोग ये बात कर रहे हैं कि एसेट लायबिलिटी और कैपिटल के बीच में रिलेशन क्या है। क्यों मैंने ये एसेट लायबिलिटी का बात कहा, क्योंकि ये जो बिजनेस है, आप लोग बिजनेस का मैंने, अगर आप लोग फर्स्ट लेक्चर सुनोगे बेसिक्स का, इससे पहले मैंने जस्ट 2 क्लास ही कराया बेसिक्स में, अगर आप लोग फर्स्ट बेसिक का क्लास सुनते हो तो वहाँ पर आप देखोगे मैंने आपको डायरेक्टली कंपनी अकाउंट्स में लेके चला गया था, है ना। मतलब स्टॉक मार्केट लेवल में जब किसी कंपनी को एनालिसिस किया जाता है तो फंडामेंटल लेवल पे कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक किया जाता है ना। और जब भी आप कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब पीएल बैलेंस शीट चेक करते हो, तो पीएल बैलेंस शीट चेक करने के टाइम पे एक्चुअली आप क्या चेक करते हो, आप कंपनी का एसेट्स, कंपनी का लायबिलिटीज, है ना, कंपनी का करेंट कैपिटल सिनेरियो और एज वेल एज इनकम, जो रेगुलर एवरी ईयर एवरी क्वार्टर का जो इनकम सिनेरियो, उसमें क्या डेवलपमेंट है नहीं है, यही सब चीज़ आप लोग एक्चुअली देखते हो वहाँ पर, है ना। तो कॉन्सेप्ट यही है सर कि ये जो इक्वेशन है, ये जो अकाउंटिंग का मतलब एसेट लायबिलिटी और कैपिटल के बीच में जो रिलेशनशिप है, इसके बारे में डिस्कशन जो है वो अकाउंटिंग इक्वेशन करता है। अकाउंटिंग इक्वेशन अगर आपको समझ में आता है तो ही जाके आपको जर्नल के पीछे का बैकग्राउंड समझ में आएगा। जर्नल एंट्री 2 तरह का होता है, आई होप आप सबको पता है ना सर। हाँ, मैक्सिमम ऑफ यू जर्नल एंट्री क्या है जानते हो, जिनको नहीं पता कोई बात नहीं, मैं तो बताने वाला हूँ सारा चीज़। जर्नल एंट्री में दो तरह से जर्नल एंट्री किया जाता है, एक का नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन रूल और दूसरा जर्नल का नाम है सर ट्रेडिशनल मेथड। पता है सर, सुना होगा आपको। ठीक है, कोई बता सकते हो एज पर ट्रेडिशनल या गोल्डन रूल भी जिसको कहा जाता है, एज पर गोल्डन रूल कितना तरह का अकाउंट मतलब अकाउंट्स होता है सर? 3 तरह का। यस बोलो। रियल, नॉमिनल एंड पर्सनल। रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। और अकाउंटिंग इक्वेशन के हिसाब से, अकाउंटिंग इक्वेशन के हिसाब से कितना तरह का अकाउंट्स, जो आज के डेट में मॉडर्न अकाउंट्स भी बोला जाता है इसको, दिस इज आल्सो नोन एज, हाँ कितना सारा, 5 क्या क्या है शुभजीत बताओ। স্যার জানি না জানিস না, ওকে। স্যার কি किसको पता আরেকবার है? কোশ্চেনটা করুন, আপনার কথাটা ব্রেক হয়ে আসছে। मेरा बात ब्रेक हो जा रहा है क्या, सबको मेरा आवाज ब्रेक हो रहा है क्या? नहीं सर, सही आ रहा है। मेरा सही भी है, सही आ रहा है। मेरा भी ब्रेक करके आ रहा है। हेलो, साउंड क्लियर है सर, एक बार देखो तो। हेलो हाँ सर। शुभजीत, हाँ सर, क्लियर आ रहा है। क्लियर है, राहुल को क्लियर है, चौथा यस सर। इसका मतलब क्या, शुभजीत साधु एंड सुबीर को प्रॉब्लम हो रहा है क्या साउंड? नहीं सर, आ रहा है। आ रहा है শুভজিৎ, এখনো ক্লিয়ার হয়নি সাউন্ড? এবার ঠিক আছে স্যার, এক ঠিক এক আছে, সময় আসছে না। ওটা তার মানে নেটওয়ার্ক ফ্লাকচুয়েট করছে। একটু ব্রডব্যান্ডের জন্য ভাব, ব্রডব্যান্ডটা একটু হলে ভালো হয়, একটু স্টেবল নেটওয়ার্ক হলে এই প্রবলেমটা হবে না। আচ্ছা ঠিক আছে,
तो मैंने क्वेश्चन क्या किया था कि अकाउंटिंग इक्वेशन या मॉडर्न रूल के हिसाब से 5 अकाउंट्स होता है, वो 5 अकाउंट्स का नाम पूछा मैंने। एंड दैट्स अ वेरी प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट इन टुडेज वर्ल्ड। मतलब आज के डेट में ये बहुत ही पॉपुलर कॉन्सेप्ट है। तो ट्राई करोगे सर? 5 अकाउंट्स एज पर अकाउंटिंग इक्वेशन या सर मैं मॉडर्न बोलूं, रूल। हाँ बोलो ना, जिसको आता है वो बोलो। एसेट अकाउंट, लायबिलिटी अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, अब रेवेन्यू अकाउंट, एक्सपेंस अकाउंट। वेरी गुड सर। एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंस। ठीक है, मतलब एक बिजनेस करने के लिए जो मेन कॉन्सेप्ट होता है वो वही चीज़ एक्चुअली 5 अकाउंट्स के अंदर आ जाता है। मतलब आपको एसेट अकाउंट ढूंढना है, आपको लायबिलिटी अकाउंट ढूंढना है, आपको एक्सपेंस ढूंढना है, आपको रेवेन्यू ढूंढना है। एक्चुअली आज के डेट में गोल्डन रूल फॉलो कम होता है, ठीक है, या फिर आप ऐसा बोलो कि गोल्डन रूल ऑलमोस्ट फॉलो होता ही नहीं है। तो क्या सर गोल्डन रूल कैंसिल हो गया? नहीं नहीं सर, कैंसिल नहीं, गोल्डन रूल को मॉडिफाई किया गया। ठीक है, गोल्डन रूल को मॉडिफाई किया गया और अकाउंटिंग इक्वेशन रूल पे मॉडर्न डे अकाउंट्स फॉलो होता है। आप सबको जानना चाहिए सर। ठीक है, आज के डेट में स्कूल में भी मोटा मोटी 2012-13 ऑनवर्ड्स मॉडर्न रूल पॉपुलर हो चुका है और वर्ल्ड वाइड एज वेल एज इंडिया। ठीक है, तो अकाउंटिंग इक्वेशन रूल को समझने के लिए अकाउंटिंग इक्वेशन समझना जरूरी है, जो ऑलरेडी मैंने डिस्कशन स्टार्ट कर दिया। तो चलो सर मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और जो क्वेश्चन हम लोगों ने लिया था उस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। डोंट वरी सुभजीत, धीरे धीरे सब कुछ हैबिट हो जाएगा। साहिल को भी बोलूँगा, डोंट वरी सर, धीरे धीरे आप लोग भी एट पर हो जाओगे और आंसर भी कर पाओगे। सो डोंट वरी फॉर दैट, थोड़ा समय दो, थोड़ा सीखो। ठीक है, टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम देने से हर चीज़ समझ में आता है। ये जर्नल एंट्री का नोट्स मैंने आई थिंक सबको प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, ये अकाउंटिंग प्रोसेस या प्रोसीडियर का एक नोट्स है, ये अभी मत हाथ लगाना। मैंने कुछ अभी आप लोगों को क्लास में करवाऊंगा, उसके बाद आप ये सब चीज़ में आना। जिसको समझ में आ रहा है वो ज़रूर ट्राई कर सकता है। इसके अंदर फाउंडेशन लेवल का है सर, CA/CMA फाउंडेशन, CA एज वेल एज CS एग्जीक्यूटिव। ठीक है, CA/CMA फाउंडेशन, CMA इंटर एज वेल एज CS एग्जीक्यूटिव लेवल में इस तरह का सवाल होता है सर। ठीक है, इसमें डेबिट क्रेडिट का रूल्स वगैरह, ये देखो अकाउंटिंग इक्वेशन के बेसिस में एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटी कैपिटल के हिसाब से सॉल्यूशंस वगैरह ये सब दिया हुआ है, जो मैंने एक्चुअली आपको ऑलरेडी सिखाना स्टार्ट किया है। ठीक है, कि कैसे क्या होता है नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर कुछ इलस्ट्रेशंस भी है जो आप लोग मोटा मोटी आज के क्लास के बाद ट्राई करोगे तो हो जाएगा। ठीक है, और अगर ऐसे भी ट्राई करते हो कर सकते हो, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मैं जिस अप्रोच के बारे में अभी आपसे बात कर रहा था ना, वो अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच। ठीक है, और उसी अप्रोच के बेसिस में एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिया था, जिसमें आपको ये प्रूव करना होता है कि जस्ट प्रूव दैट कि इक्विटी प्लस लायबिलिटी इक्वल्स टू एसेट, या फिर ऐसे प्रूव करो कि एसेट प्लस एसेट माइनस लायबिलिटी इक्वल्स टू कैपिटल। ठीक है, लेकिन इसको प्रूव करने के लिए आपको एक पूरा प्रैक्टिकल सिनारियो आपके सामने मैंने रखा है। ठीक है, मैं आपको स्क्रीन में दिखाता हूँ अभी। जिनके पास क्वेश्चन लिखा हुआ है वो क्वेश्चन देख सकता है। ठीक है, ठीक है, जिसके पास क्वेश्चन ऑलरेडी लिखा हुआ है वो देख सकता है। कहाँ है क्वेश्चन, कहाँ है क्वेश्चन? ये रहा जैम बोर्ड। अगर आप जैम बोर्ड देख पा रहे हो सर, जैम बोर्ड में अब देखो आपके सामने ही क्वेश्चन है, और इसका मैंने डिस्कशन लास्ट वीक स्टार्ट किया था। ठीक है, ऑलरेडी आप लोग इसका जवाब देना भी चालू कर दिए थे। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा बाकी है, तो वो जो बाकी एरिया है वो बाकी एरिया को कंप्लीट करना है। ठीक है, दिस इज द एरिया सर। ये क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन क्या था एक बार रीड करो शुभजीत, एंड जो लास्ट क्लास नहीं थे उनके लिए मैं थोड़ा सा रीड कर दे रहा हूँ। आप एक बार क्वेश्चन देखो, इट्स इजी क्वेश्चन सर। ठीक है, इवन क्लास 11-12 के लेवल के लिए भी ये क्वेश्चन होता है। ठीक है, द बेसिक्स है, मतलब ये 11-12 स्टूडेंट्स के लिए भी है, जो कभी अकाउंट्स नहीं सीखा उसके लिए भी है, जो स्टॉक मार्केट एनालिसिस करना चाहता है, नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से है उनके लिए भी है। ठीक है, जो अकाउंटेंसी सीखना चाहता है, इससे पहले मौका नहीं मिला उनके लिए भी है। हर कोई ये क्लास से फ़ायदा ले सकता है। ठीक है, और जो लोग CA/CMA स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो फ़ायदा है ही है सर, उसमें और मैं क्या बोलूँ। सर क्वेश्चन क्या था सर? ये क्वेश्चन था सो दी अकाउंटिंग इक्वेशन, आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना सर? ठीक है, ये क्वेश्चन था सो दी अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस एंड प्रिपेयर द बैलेंस शीट। तो बेसिकली हम लोग आज बैलेंस शीट बनाएंगे, लेकिन नॉर्मली लोगों को क्या लगता है बैलेंस शीट बनाने के लिए जर्नल करें,
फिर लेजर करे, फिर ट्रायल बैलेंस करे, उसके बाद हम फाइनल अकाउंट्स का सोचता है ना। और फाइनल अकाउंट्स में पीएल बनाए फिर बैलेंस शीट बनाए, ऐसा ही होता है ना। लेकिन मैं आपको यहाँ पर कुछ ट्रांजैक्शंस दिया और उस ट्रांजैक्शन से डायरेक्टली बता रहे हैं आपको बैलेंस शीट बनाने के लिए। थोड़ा सा आपको सुनने में अजब लगेगा, बट ये अजब चीज़ गजब चीज़ सब समझ में आ जाएगा आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। तो ये बैलेंस शीट प्रिपेयर करने के लिए क्या करना होगा, आपको ये सब एक एक ट्रांजैक्शंस को सॉल्व करना होगा, ठीक है, जो मैंने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया था। ये देखो सर, ये ट्रांजैक्शन सॉल्यूशन होना चालू हो गया था। ये ट्रांजैक्शंस में हम लोग क्या कर रहे थे, जिन लोग क्लास किया है उनका कॉपी देखो, खुद के कॉपी पे एक बार चेक करो। श्रीराम ने बिजनेस स्टार्ट किया था 50,000 से। अरे भाई, हर किसी को भी बिजनेस स्टार्ट करना है, उसके लिए कैश तो चाहिए होता है ना। तो बिजनेस में कैश लाएगा तो उसका क्या इफेक्ट एसेट में आता है, उसका क्या इफेक्ट कैपिटल में आता है, उसका क्या इफेक्ट लाइबिलिटी में आता है। बिजनेस इज ऑल अबाउट एसेट, लाइबिलिटी, कैपिटल सर। अगर आपको मैं किसी भी कंपनी का डिटेल्स दिखाऊं, स्टॉक मार्केट में एनालिसिस करता रहता हूं मैं, जो लोग स्टॉक मार्केट पढ़ता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ता है, ठीक है, मैं ये नॉर्मल बात है सर। मेरा मतलब सीए का जो इंटर एंड फाइनल का जो फाइनेंस का डिस्कशन होता है, या फिर जो अकाउंट्स में हायर लेवल पढ़ाई करते हैं, उनके लिए ये नॉर्मल डिस्कशन हो जाता है कि हम लोग हर दिन मतलब रेगुलर सर म्यूट हो गया। सर आवाज असছে না। अब ठीक है। हाँ हाँ कहाँ लास्ट सुने थे सर? लास्ट कहाँ तक सुने थे आप लोग? रिलायंस के बारे में सुना था? नहीं सर। ठीक सर। देखो सर, स्क्रीन शेयर है ना, मैं आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज का डिटेल्स दिखा रहा हूँ, ठीक है। रिलायंस इंडस्ट्री में आप फाइनेंशियल्स में जाओ, मतलब जब जो लोग स्टॉक मार्केट एनालिसिस करते हैं, जो लोग कंपनी का एनुअल रिपोर्ट रेडी करता है, ठीक है, उनके लिए ये सब जरूरी होता है। तो आगे जाके अकाउंट्स का नॉलेज लेके आपको भी यही करना है ना। फिर आपका रिपोर्ट देख के लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेगा। आप किसी कंपनी के कौन होंगे सर? फाइनेंशियल ऑफिसर होंगे, आप ऑडिटर होंगे, आप कंपनी सेक्रेटरी होंगे। रिपोर्ट पास करते हैं कंपनी सेक्रेटरी, रिपोर्ट बनाने वाला है चार्टर्ड एंड कॉस्ट अकाउंटेंट, ठीक है, और इसको ऑडिट करने वाले हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट। सो क्वेश्चन इज दैट कि एज ए चार्टर्ड, एज ए कॉस्ट अकाउंटेंट, आप रिपोर्ट जो बनाओगे, रिपोर्ट में क्या दिखाओगे? तो रिपोर्ट में आप कंपनी का फाइनेंशियल एरिया दिखाओगे, जिसमें कंपनी का इनकम, बैलेंस शीट। जैसे बैलेंस शीट में क्या नजर आता है? कंपनी का एसेट का सिनेरियो दिखाई दे रहा है ना, हेलो, कंपनी का एसेट का सिनेरियो और कंपनी का लायबिलिटी का सिनेरियो, है ना, और साथ में कैपिटल का सिनेरियो। कैपिटल को कंपनी लेवल में शेयर होल्डर्स इक्विटी कहते हैं सर। ये देखो, कैपिटल को कंपनी के लैंग्वेज में शेयर होल्डर्स इक्विटी कहते हैं। आप चाहो तो कंपनी का एनुअल रिपोर्ट यहाँ से डाउनलोड करो, ठीक है। मैं अगर यहाँ पर क्लिक करूंगा ना, एनुअल रिपोर्ट निकल जाएगा। ये देखो निकल गया, आप लोग भी ऐसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। और मैं थोड़ा सा नीचे जाऊंगा, बहुत बड़ा होता है रिपोर्ट सर। ये सब स्टॉक मार्केट लेवल में डिस्कशंस करना पड़ता है, फाइनल लेवल में डिस्कस करना पड़ता है। फाइनल सीएसीए में, फाइनल में, सीएस फाइनल में एक चैप्टर आता है स्पेशली सीएसीए में, फाइनल में अकाउंटिंग रिपोर्ट प्रिपेयर करना। तो ये क्या है सर? ये अकाउंटिंग रिपोर्ट प्रिपेयर करना है सर। ये रिपोर्ट ही तो दुनिया को चाहिए। ये जो रिपोर्ट है ना, जैसे ये रिलायंस का रिपोर्ट है, ठीक है, ये रिपोर्ट दुनिया को चाहिए। दुनिया मांगता है आपसे रिपोर्ट कि भाई अकाउंटिंग रिपोर्ट दिखाओ, और उस रिपोर्ट को वैलिड करो, उस रिपोर्ट को वैलिड करो। वैलिड करना मतलब अप्रूव करो। ये देखो सर, ये रिलायंस का 31 मार्च 2022 का बैलेंस शीट है। दिखाई दे रहा है आप लोगों को? हाँ सर, आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि नहीं? बैलेंस शीट है, और ये इधर स्टेटमेंट ऑफ पीएल है, ठीक है। तो ये बैलेंस शीट में कंपनी क्या शो कर रहा है? देखो, ये सब मैम आप लोगों को सिखाएगा। आप लोग मैम का क्लास करते रहोगे ना, तो मैम आप लोगों को कंपनी अकाउंट धीरे धीरे सारा चीज़ सिखाएगा। लेकिन मैं आपको क्यों करना है, किस लिए करना है, उसका आइडिया क्लियर करने का काम कर रहा हूँ, और बेसिक अप्रोच को ठीक करने का काम कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो, आप बैलेंस शीट देखोगे, इसको कैसे, ये सब कैसे आया है, कैसे कैलकुलेट हुआ, ये सब जब आप मैम की क्लास करोगे ना, तो मैम आपको कैलकुलेट करके सारा पुट करके सिखा देंगे।
ठीक है, लेकिन ये सब जरूरी क्यों है इसके बारे में मैं बात करता हूँ। एसेट्स, ठीक है, इसको बोलते हैं अकाउंटिंग एनालिसिस, ठीक है। एसेट्स यहाँ पर है, करंट एसेट्स कितना है, नॉन करंट मतलब फिक्स एसेट्स कितना है, ठीक है। नीचे थोड़ा आओगे तो लाइबिलिटी का हिसाब दिखेगा आपको, ठीक है। तो ये सब हिसाब किताब जान के क्या करना है, ये देखो थोड़ा सा नीचे आओगे कंपनी का इक्विटी, टोटल इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज, ठीक है, ये रिलायंस का हिसाब है। और थोड़ा और नीचे आओगे, अब यहाँ पर अगर थोड़ा सा चेक करोगे आप देख पाओगे, ये देखो सर, अलग अग्रवाल रिलायंस का चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, या तो चार्टर्ड होंगे या तो कॉस्ट अकाउंटेंट मतलब सीएमए होंगे। ये देखो सर, ये डीटीएस एंड एसोसिएट्स, ये कौन है, ये कंपनी का ऑडिटर है मतलब चार्टर्ड है। ये इधर आ जाओ, यहाँ पर आ जाओ, आपको कंपनी सेक्रेटरी भी नजर आएगा, सावित्री पारेख कंपनी सेक्रेटरी है, ठीक है। कौन है ये लोग, ये लोग कंपनी को, ये जो कंपनी का ईएल बैलेंस शीट बना है ना, इसको अप्रूवल दिया है, मतलब ये सही है, इसको बनाया है और इसका ऑथोरिटी लेता है, ठीक है, फॉर एंड ऑन बिहाफ ऑफ द बोर्ड। एंड इधर है एज पर आवर रिपोर्ट ऑन ऑफ इवेंट डेट, मतलब ये कौन है, ये लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिटर है सर, ऑडिटर। इंटरनल ऑडिटर में कौन काम करता है, कॉस्ट अकाउंटेंट ज्यादा इंटरनल ऑडिटर में काम करता है। फाइनेंशियल ऑफिसर सीएससीए में कोई भी बन सकता है, ठीक है, कोई भी बन सकता है। और सीएस का काम होता है ये पूरा रिपोर्ट सही है कि नहीं इसके अप्रूवल देना। और ये लोग कंपनी के लोग हैं सर, मुकेश अंबानी, ये सब लोग प्रोमोटर ग्रुप से, ठीक है, प्रोमोटर ग्रुप से मतलब बिजनेस का ओनर पार्टी से, ठीक है। इनके अप्रूवल से ये रिपोर्ट निकला है और ये रिपोर्ट देख के पढ़ के लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, कंपनी के साथ डील करता है, ठीक है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स, ये एसेट लायबिलिटी कैपिटल का खेल क्या है। तो मैंने आपको एकदम बेसिक चीज दिया सर, यहाँ पर मैंने आपको कुछ नहीं सर एक ट्रांजैक्शन दिया, जैसे आप देख सकते हो, सो दी अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। हमें आपको कुछ नहीं पूछना है, हम बस आपको इतना पूछे हैं कि आप ये बताओ कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होगा कंपनी का, बिजनेस का, ठीक है, ऑन द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस एंड प्रिपेयर द बैलेंस शीट। इसमें श्री राम ने 50,000 से बिजनेस स्टार्ट किया था और फिर एक एक करके अपना ट्रांजैक्शंस बढ़ाता गया, जो मैंने ऑलरेडी लास्ट वीक सॉल्व किया था। एडवांस रेंट दिया था, टाइपराइटर परचेज किया था, मोहन फर्नीचर से क्रेडिट में फर्नीचर लिया था, सोहन से कैश में गुड्स खरीदा था, श्याम को गुड्स सोल्ड किया था 40,000 का जिसका कॉस्टिंग था 30,000 का, रमेश से गुड्स बाई किया था 30,000 का, श्याम को 30,000 का गुड्स सेल किया था जिसका कॉस्टिंग था, सॉरी 50,000 में सेल किया था, कॉस्टिंग था 30,000 का, ठीक है। तो ये सब इफेक्ट मैंने दिखाया था आप लोगों को, ये सब इफेक्ट मैंने आप लोगों को शो किया था। इधर देखो सर, ये देखो सर, ये मैंने ऑलरेडी आपको करा के आया कि श्री राम ने जब बिजनेस स्टार्ट किया कैश में, इक्वेशन क्या है अकाउंटिंग इक्वेशन का, इक्वेशन क्या है, एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। कैसे पता चला सर, ये देखो बार बार दिखा रहा हूँ सर, ये देखो, ये जो कंपनी का एसेट साइड है, इधर देखो टोटल एसेट्स दिख रहा है ना, ये टोटल एसेट्स है, और इधर देखो टोटल लायबिलिटी है और टोटल इक्विटी है। टोटल लायबिलिटी टोटल इक्विटी मिला के, ये देखो सर, टोटल लायबिलिटी दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को, टोटल लायबिलिटी एंड टोटल इक्विटी मिला के कंपनी का टोटल एसेट्स होता है। क्यों होता है यही जानना है इसको, और कुछ नहीं सर। मैं इतना जो आप लोगों का माथा खाता रहता हूँ, मेरा और कोई इरादा नहीं रहता, ऐसा क्यों होता है, ठीक है। मतलब कैलकुलेशन हुआ, अकाउंट्स किया गया और हो गया, नहीं सर, कारण ढूंढना है। यहाँ पर बिजनेस में करंट एसेट्स है, नॉन करंट है, मैं डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। डिटेल्स में जाऊंगा तो एडवांस डिस्कशन हो जाएगा, बेसिक से होना चाहिए। मैं बस आपको इतना कहना चाहता, रियल लाइफ में आप देखो कि बिजनेस में टोटल एसेट्स है 14,98,622 का, ठीक है। और अगर आप थोड़ा नीचे आ जाओगे तो आपको यहाँ पर कंपनी का इक्विटी एंड लायबिलिटी भी नजर आएगा। सर इक्विटी का मतलब ही होता है कैपिटल ना, इक्विटी मतलब कैपिटल। बिजनेस में जो शेयर होल्डर का पूंजी होता है उसको कैपिटल कहा जाता है, ठीक है। तो इक्विटी हो गया, लायबिलिटी हो गया। तो करंट यहाँ पर आप देखो टोटल लायबिलिटी, इधर देखो टोटल इक्विटी। टोटल इक्विटी और लायबिलिटी को ऐड करने से भी आपको 14,98,622 आ रहा है। तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं ना कि एसेट लायबिलिटी मैच कर गया, ठीक है। नाउ क्वेश्चन इज दैट सर ऐसा मैच क्यों होता है, ये जो मैच कर गया ये क्यों होगा, इसके पीछे का कहानी क्या है। टोटल एसेट इक्वल्स टू टोटल लायबिलिटी एंड कैपिटल क्यों होगा, इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट काम करता है, उसी को सॉल्व करने के लिए दिमाग खा रहे हैं आप लोग, ठीक है। लेकिन देखो ये कंपनी अकाउंट्स में जाएंगे तो आधा समझ में आएगा, आधा नहीं आएगा, तो मैं इस लेवल में तो नहीं समझा सकता। हमें स्टार्ट करना होता है तो एकदम बेसिक से स्टार्ट करना है, इसलिए मैंने एक बेसिक बिजनेस लिया। श्री राम जी का एक बिजनेस है, ठीक है, जो उन्होंने स्टार्ट किया था, और उनका ट्रांजैक्शंस आपके सामने है जो मैंने लास्ट वीक स्टार्ट किया था। कुछ ट्रांजैक्शंस मैंने क्लास में सॉल्व करा था
कुछ मैं बोला था आप लोग घर पे कीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीक उसका कंटिन्यूएशन करूँगा और उसी कंटिन्यूएशन में अभी मुझे करना है, ठीक है। तो चलो, जिनका लास्ट वीक का क्लास मिस है वो मेरे से लास्ट वीक का क्लास लेके इसको कंप्लीट कर ले। एटलीस्ट मैंने यहाँ पर आई तक का ट्रांजैक्शंस, कहाँ तक का, आई, पॉइंट नंबर आई तक का ट्रांजैक्शंस मैंने करा के रखा था। मतलब परचेस्ड हाउसहोल्ड गुड्स फॉर ₹15,000, purchased household goods for ₹15,000, giving ₹5,000 in cash and the balance through loan। मतलब आपने 15,000 का हाउस होल्ड के लिए गुड्स खरीदा था, जिसके लिए आपने 5,000 कैश में लिया था और बाकी अमाउंट आप लोन में दिया था, ठीक है। लेकिन ये बिजनेस से नहीं, वो बिजनेस के अंदर से ही हुआ है, पर घर के लिए हुआ है। इसका ट्रांजैक्शन इफेक्ट मैंने शो कर दिया। आज मुझे आपको जे तक बताना है। जिनका ए से आई तक का मिस है, प्लीज लास्ट वीक का क्लास एक बार गो थ्रू कर लो सर, वहाँ पर डिटेल्स एनालिसिस के साथ मैंने बात किया है, सो मस्ट गो थ्रू सर, ठीक है। नाउ मेरा डिस्कशन जा रहा है सर जे की तरफ। मैं आपको अभी सवाल करने जा रहा हूँ सर, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। आपके गोडाउन में गुड्स था और वो डिस्ट्रॉय हो गया फायर में। गुड्स का कॉस्टिंग था 500, सेल प्राइस था 600। इसका अकाउंटिंग इफेक्ट क्या होगा? टेल मी सर। अच्छा शुभजीत, तो एक काम करना, शुभजीत को आवाज, আমার আওয়াজ আসছে? শুভজিৎ, শুভজিৎকে আমার আওয়াজ আসছে? স্যার আমায় বলছেন? হ্যাঁ তোকে বলছি। হ্যাঁ বলুন। হ্যাঁ বলছি একটা ফরম্যাট বানিয়ে দে, ঠিক আছে, এই ফরম্যাটটা বানিয়ে রেখে নে, ঠিক আছে। আর একটা পেজ কোনটা ছেড়ে স্যার? নে, এই যে ফরম্যাটটা স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছিস তো? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্ক্রিনের একটা পেজ ছেড়ে দে আর এই ফরম্যাটটা বানিয়ে নে। ট্রানজাকশন অ্যাসেট ইকুয়ালস টু লায়াবিলিটি প্লাস ক্যাপিটাল। ঠিক আছে স্যার। ঠিক আছে, এটা বানা আর এটা বানিয়ে নেক্সট যে থেকে স্টার্ট কর, যে থেকে স্টার্ট কর। ট্রানজাকশনসের কলাম বানা, অ্যাসেটের কলাম বানা, লায়াবিলিটি আর ক্যাপিটালের কলাম বানা, ठीक है। ट्रांजैक्शंस का कॉलम बनेगा एसेट का, लायबिलिटी का, एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ठीक है। अभी समझ में आ जाएगा वो क्या रहा है। बाकी सबको तो पता है, आई नो सर, दैट्स व्हाई। হ্যাঁ স্যার করে নিয়েছি। ओके सर। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, बिजनेस में ये सिचुएशंस हुआ है सर, दिस इज अ ट्रांजैक्शन ना, दिस इज अ ट्रांजैक्शन। ये बिजनेस में एक इवेंट हुआ है, गुड्स फायर में डिस्ट्रॉय हो चुका है। जो गुड्स का कॉस्टिंग था 500 का और इसका सेल प्राइस है 600 का। आप अपने अकाउंट्स में क्या हिसाब दिखाओगे इसका? जर्नल नहीं करना है सर, आपको मैंने डेबिट क्रेडिट नहीं पूछा, ठीक है। आपको इसका इफेक्ट बताना है कि आपके बिजनेस में इस ट्रांजैक्शंस का क्या इफेक्ट हुआ है, दैट इज द क्वेश्चन सर। यस सर, बोलो बोलो सर। एनीवन? गुड्स, ये जे, ये जे वाला पॉइंट है। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। चौथा सुबीर, बोलो सर। सर स्टॉक से घट जाएगा। स्टॉक से घट जाएगा, लेकिन हमारे पास तो स्टॉक के हिसाब नहीं है सर, हमारे पास एसेट है, लायबिलिटी है, कैपिटल है। एसेट से घट एसेट जाएगा। और कैपिटल कम हो जाएगा। एसेट और कैपिटल कम हो जाएगा, सैनन का भी मानना है और सुबीर का भी मानना है। बाकी सबका भी यही मानना है क्या कि मेरे गोडाउन में 500 का प्रोडक्ट था जो मैं 600 में बेचता, इसको अगर सेल करता तो कितने में सेल करता? 600 में सेल करता। लेकिन मेरे गोडाउन में इसका एक्चुअल प्राइस है, मतलब मेरा जो परचेज प्राइस था दैट इज 500। सो 500 का गुड्स मैं 600 में सेल करता, बट बिफोर दैट डिस्ट्रॉय हो गया फायर में, बिफोर दैट फायर में डिस्ट्रॉय हो गया। तो सैनन का और सुबीर का मानना है सर गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर ब्रैकेट में लिख दो, कॉस्टिंग है 500, कॉस्टिंग है 500, सेल प्राइस इज 600। एसेट से कितना घटाएंगे सर? 500, मतलब आपका ये एसेट साइड है, ये जो है ना सर, ये दिस इज योर एसेट, ठीक है। मैं आज के हिसाब से कर रहा हूँ, दिस इज योर लायबिलिटी, ठीक है, एंड दिस इज योर कैपिटल, ठीक है, दिस इज योर कैपिटल।
सो आप लोगों का मानना है कि 500 एसेट से हट जाएगा, क्यों, रीजन क्या है, रीजन बताना पड़ेगा। सर गुड्स डिस्ट्रॉय हुआ है तो स्टॉक तो डिस्ट्रॉय हुआ। स्टॉक इज माई एसेट एसेट करेंट एसेट्स, बेसिकली एसेट्स। एंड किस टाइप का एसेट्स है स्टॉक, जिस चीज का, जिस प्रोडक्ट का मैं बिजनेस करता हूँ, दैट इज माय करेंट एसेट्स, है ना। फिक्स एसेट्स और करेंट एसेट्स में फर्क क्या होता है, फिक्स एसेट्स मतलब जो आपके बिजनेस के फिक्स्ड है, जैसे मानो आपका बिल्डिंग, आपका लैंड, आपका कार, आपका फर्नीचर्स, दिस इज योर फिक्स्ड एसेट्स। बट आप जिस चीज को बेचते हो रेगुलर बेसिस में, है ना, जिस चीज को आप रेगुलर बेसिस में बेचते हो उसी को आप गुड्स कहते हो, है ना, अकाउंटेंसी में उसको गुड्स कहते हैं सर, ठीक है। अगर 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 कोई एसेट होता तो एसेट डिस्ट्रॉय बोलता, गुड्स डिस्ट्रॉय नहीं बोलता। गुड्स का मतलब होता है आप जिस चीज का बिजनेस करते हो, अगर आप बिस्किट्स का बिजनेस करते हो तो बिस्किट्स इज योर गुड्स, अगर आप चाय पत्ती का बिजनेस करते हो तो चाय पत्ती इज योर गुड्स, अगर आप गोल्ड का बिजनेस करते हो गोल्ड इज योर गुड्स। सर अगर आप बिल्डिंग का बिजनेस करते हो, मानो कि आप रियल एस्टेट ब्रोकर हो, ठीक है, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट, आप प्रोजेक्ट बनाते हो, ठीक है, आप प्रोजेक्ट बनाते हो, डीएलएफ यूनिट एक तरह बड़ा बड़ा कंपनी है आपका, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट बनाते हो और बेचते हो। तो आपके लिए, नॉर्मल लोगों के लिए बिल्डिंग तो एसेट्स है ना सर, हाँ सर, ये फ्लैट बना के अगर आप बेचते हो तो आपके लिए ये फ्लैट फिक्स एसेट्स है कि करंट एसेट्स है, शुभजीत ललवी सर। फिक्स्ड एसेट सर। सर आप बिल्डिंग का बिजनेस करते हो, आप बिल्डिंग बेचते हो सर, स्टॉक करेंट एसेट है। आप बिल्डिंग सेल करते हो, सेलर हो आप बिल्डिंग का। ये सब एक फ्लैट है ना, ये मानो 10 माला का एक 10 स्टोरेज बिल्डिंग है, इसमें ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, 8, 9, 10, ऑलमोस्ट 10 फ्लोर, ठीक है, 10 स्टोरी बिल्डिंग है। ये बिल्डिंग मानो कि अगर कोई नॉन रियल एस्टेट है, मतलब जो बिल्डिंग नहीं बनाता, बिल्डिंग नहीं बेचता, जैसे मानो अगर मुझे खरीदना है तो ये मेरे लिए फिक्स एसेट्स है सर, फिक्स एसेट्स फॉर नॉन बिजनेसमैन, मतलब जो बिल्डिंग का बिजनेस करता है उसके लिए बिल्डिंग फिक्स एसेट्स है। मतलब एक लोगों को ना एक आदत सा हो जाता है बिल्डिंग मतलब फिक्स एसेट्स, नहीं सर, ऐसा नहीं होता। नेचर देखो, नेचर, ठीक है, ये बिल्डिंग आप अगर एक रियल एस्टेट, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, तो अगर बिल्डिंग का बिजनेस करेगा तो बिल्डिंग तेरे लिए फिक्स एसेट्स होगा कि करंट एसेट्स होगा, करंट एसेट होगा सर, आइडिया क्लियर करो। कैनो सर। करंट एसेट किसको बोलते हैं, जिस एसेट को मैं एक साल के अंदर बेचता हूँ, जो मेरा गुड्स है, जिसका मैं बिजनेस करता हूँ सर, जिसका मैं बिजनेस करता हूँ। क्या मुझे बिल्डिंग जिंदगी भर रखना है बिल्डिंग बना के, या फिर क्या 15-20 ईयर्स तक मैं इसको रखूंगा मेरे पास, या किसी को सेल करना है। স্যার স্যার বাট একটা বিল্ডিং তৈরি করতে তো 1 বছরের বেশি সময় লাগে না। हाँ, बिल्डिंग बनाने में टाइम लगता है, बट बिल्डिंग सेल, तुम अगर किसी चीज को बनाते हो, क्या तुम बिल्डिंग बनाने के बाद सेल तो करोगे ना, হ্যাঁ স্যার। है ना। तो तुम अपने लिए तो नहीं बनाए इसको, खुद के लिए बनाए क्या, না। सेल करने के लिए बनाए ना, तुम्हें इसे इससे बिजनेस करना है। तो बिजनेस जिससे हम लोग करते हैं वो मेरा कभी फिक्स एसेट्स का मैं कभी बिजनेस नहीं कर सकता सर, फिक्स एसेट्स का मैं बिजनेस नहीं कर सकता। मानो कि मेरा कोई फिक्स एसेट्स है, पुराना हो गया है, मैं बेच रहा हूँ, दैट्स अ डिफरेंट, उसका मेरा बिजनेस नहीं है, दैट इज माय नॉट माय कोर बिजनेस। मेरा कोर बिजनेस वो होता है जिसका मैं रेगुलर, अगर ये बिल्डिंग ना हो के बिस्किट्स होता तो, बिस्किट्स पैकेट होता तो, बिस्किट्स सर पैकेट भी, बिस्किट्स पैकेट्स भी आपके लिए करंट एसेट्स हैं, ठीक है। इसी तरह से जो बिल्डिंग बनाता है उनके लिए, नॉर्मल लोगों के लिए नहीं, जो बिल्डिंग बना के बेचते हैं उनके लिए ये करंट एसेट्स है। आप जब भी किसी रियल एस्टेट कंपनी का अकाउंटेंट बनोगे ना, तो आपके लिए आपको क्या बोलेगा कि भाई हमारे स्टॉक में कितना बिल्डिंग है, तुम अकाउंट्स मेंटेन करते हो रियल एस्टेट ग्रुप का, ठीक है। जैसे हमारे कोलकाता में कितना सारा बड़े बड़े रियल एस्टेट कंपनी है, तो तुमको तुम्हारा जो बेसिकली जो तुम्हारा ओनर है, तो तुमको बोलते हैं कि अकाउंटेंट बताओ कि हमारे स्टॉक में कितना गुड्स है, तो किसका बात कर रहे हो,
उसके लिए स्टॉक मतलब बिल्डिंग, बिल्डिंग। है ना? तो बिल्डिंग स्टॉक हुआ ना, और स्टॉक मतलब करंट एसेट ना। करंट एसेट्स। यस, नेचर को समझे। बिल्डिंग देखते ही फिक्स एसेट्स, ऐसा नहीं, कौन बिल्डिंग, क्या बिल्डिंग, किस पर्पस में बिल्डिंग, उससे फर्क पड़ता है। ठीक है, दैट इज স্যার व्हाई। একটা কথা বলবো বল। স্যার, সেলারের কাছে হচ্ছে বিল্ডিং কারেন্ট অ্যাসেটস এবং বায়ারের কাছে হচ্ছে বিল্ডিং ফিক্সড অ্যাসেটস। हाँ, अगर अगर नॉर्मल बायर है, ठीक है, अगर नॉर्मल बायर है मतलब मानो कि बायर भी डिपेंड करता है कि कैसा बायर है, क्या वो रीसेलर है बायर अगर रीसेलर है मतलब संगे संग इनसे लेके बेच देगा। मानो कि बिल्डिंग किसी ने बनाया, मानो समथिंग ने, किसी ने बिल्डिंग बनाया लेकिन उसका सेल करने वाला कोई और है। मानो कि मैं इसको बनाता हूँ, मैं बिल्डिंग प्रोमोटर हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड सर। बायर कौन है वो भी डिपेंड करता है। सपोज आई एम ए प्रोमोटर ऑफ दिस बिल्डिंग एंड इसको प्रमोट करने के बाद मैं किसी मार्केटिंग एजेंसी को इसको दे दिया। अब मैंने एक एक फ्लैट 50 लाख में बनाया, ट्राई टू अंडरस्टैंड, और मार्केटिंग एजेंसी जो बायर है वो मेरे से ये एक एक बिल्डिंग 60 लाख में बाई किया। लेकिन अब मार्केटिंग एजेंसी जो है, जो मेरे से बिल्डिंग लेके मार्केट में बेचता है, ठीक है, अब वो 75 लाख करके एक एक बिल्डिंग बेच रहा है। अब ये जो सेल कर रहा है मार्केटिंग एजेंसी, ये नॉर्मल बायर को सेल कर रहा है। नॉर्मल बायर मतलब जिनका बिल्डिंग बेचने का काम नहीं है, ठीक है। तो अगर वो एक नॉर्मल बायर है जो रीसेल नहीं करेगा, ठीक है, जो ट्रेडिंग नहीं करता है बिल्डिंग का बाई सेल का कारोबार नहीं है उसका, उसके लिए फिक्स एसेट्स है। ओके, लेकिन अगर वो बिल्डिंग Okay, sir. अगर वो बिल्डिंग का कारोबार करता है, अगर वो बिल्डिंग का बिजनेस करता है, तो उसके लिए भी वो करंट एसेट हो जाएगा। मतलब बायर, यहाँ पर भी मैं क्यों टोका तुमको, बायर कौन है वो भी देखना पड़ेगा। क्या बायर रीसेलर है या बायर नॉर्मल बायर है? नॉर्मल बायर मतलब जिसको बिल्डिंग का बिजनेस नहीं करना है, ठीक है। आई होप अंडरस्टैंड सर। হ্যাঁ স্যার, বুঝতে পেরেছি। ठीक है, ये इसीलिए मैंने बिल्डिंग वाला एग्जाम्पल लिया सर, ठीक है। ओके, चलो वापस आ जाते हैं। तो हमारा ये वाला एग्जाम्पल, 500 मेरा गुड्स डिस्ट्रॉयड हो गया फायर में, तो मैं, ये मेरा बिजनेस का गुड्स है सर, तो फायर में डिस्ट्रॉय हो गया तो 500 में मेरा एसेट कम हो जाएगा। जितना मेरा एसेट था, पुराना एसेट कितना था मेरा, 1,08,000, ठीक है। लेकिन दिस ट्रांजैक्शन के बाद मेरा एसेट 500 में कम दिखेगा। सर इसका और क्या इफेक्ट होगा, इसका और क्या इफेक्ट होगा सुबीर, बोलो। सर স্যার कैपिटल से घट जाएगा। 1,08,000। ये 1,08,000 लास्ट आई तक का ट्रांजैक्शन है, इसीलिए तो मैं तेरे को बोला ओ सर, कॉपी में जगह छोड़। ये ঠিক আছে। ट्रांजैक्शन कहाँ से स्टार्ट हुआ था, लास्ट क्लास में मैंने ए से आई तक कराया था, ठीक है। उसका क्लास में आज तुझे शेयर कर दूंगा, कंप्लीट कर लेना, ठीक है। जे से करा रहा हूँ, ठीक है। तो आई तक का जो ओके हिसाब सर। था, आई तक का हिसाब यहाँ पर लिख के लिखा हुआ। ये आई में एसेट आया था 1,08,000, लायबिलिटी था 43 और कैपिटल था 65, ठीक है। नाउ जे, जे में मेरा 500 का एसेट घट गया। अच्छा, कैपिटल में क्या करे सुबीर, 500 की 600? सर 600 लेना है। 600 लेना है, वही तो मैं पूछना चाहता हूँ कि मैं अपने कैपिटल में कैपिटल को 500 में कम करूँ, कैपिटल को 500 में कम करूँ कि 600 में कम करूँ? That is my 500 question. में। স্যার बोलो। স্যার 500ই তো কম হবে না, কারণ ওটা তো 600 তো সেলিং প্রাইস, বাট 600 तो স্টক selling আছে তো 500। वेरी गुड। जो लोग 500 सोच रहे हो एकदम सही सोच रहे हो। 600 में मैं सेल करता, है ना, 600 मेरा वुड बी होता, तो क्या होता उससे फर्क नहीं पड़ता, हुआ तो नहीं, है ना। 500 ही मेरा इसका प्रोडक्ट मेरे पास था, है ना, तो 500 मेरा प्रोडक्ट का कॉस्ट है और मेरे पूंजी से, मेरे कैपिटल से वही अमाउंट घट जाएगा, ठीक है। तो आपके कैपिटल भी 500 से कम हो जाएगा। लायबिलिटी में कोई इफेक्ट होगा सर क्या? नहीं सर। नो सर। क्वेश्चन बना दो, ये क्वेश्चन क्या बन जाता है। 1,08,000 से 500 लेस करके कितना हो जाएगा सर, 1,07,500। लायबिलिटी कितना हो जाएगा आपका,
जो था वही कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा लाइबिलिटी 43,000 और 65,000 आपका कैपिटल था, उससे 500 लेस कर दो 64। ओके, हो गया न्यू इक्वेशन। ठीक है, जे तक कंप्लीट कर लिया सर हम लोगों ने। अब कहाँ जाएंगे স্যার हाँ बोलो। এই চ্যাপ্টারটার নাম কি আরেকবারটি বলবেন? অ্যাকাউন্টিং ইকুয়েশন। ইকুয়েশন মানে কি? অ্যাসেট লায়াবিলিটি ক্যাপিটাল এর হিসেব, তাই তো শুরুতে বোঝাচ্ছিলাম ইকুয়েশন মানে কি হয়। ম্যাথসে ইকুয়েশন মানে কি হয়? ইকুয়েশন মানে সমান। ইকুয়েশন মানে সমান নয়, ইকুয়েশন মানে হচ্ছে সমানতা করা। ঠিক আছে, অ্যাসেট ইকুয়ালস টু লায়াবিলিটি প্লাস ক্যাপিটাল, এটা প্রুফ কি করে হয় প্রথম ক্লাসটা একটু করবি, বুঝতে পারবি। ওকে স্যার। আমি শেয়ার করে দেবো, প্রথম দুটো ক্লাস একটু করবি, আমি অনেক কিছু লিখিয়েছি বুঝিয়েছি। ঠিক আছে, এখান থেকে প্রথম ক্লাসটা একটু দেখবি, আমি পাঠিয়ে দেবো। তারপর অসুবিধা হলে আপাতত বুঝতে পেরেছিস, আমি শুরুতে ওই জন্যই এতগুলো গল্প বললাম যাতে বুঝতে পারিস। শুরু में मैंने স্যার একবারটি যাব बोल। স্যার আগের পেজটা একবারটি যাবেন? কোনটা? হয়ে গেছে ওই 60 ওই নিউ ইকুয়েশনটা অ্যাসেটস থেকে 500 লেস করার পর। 1,07,500 1,07,500 43,000 and 64,500। হ্যাঁ স্যার হয়ে গেছে। फास्ट लिखो सर, फास्ट लिखो, प्रोफेशनल बनना है आपको। मानता हूँ बेसिक्स है पर थोड़ा फास्ट बोलो सर। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट क्या है सर? मैं एक काम कर लेता हूँ, ट्रांजैक्शन लिख लेता हूँ, ट्रांजैक्शंस लिख लेता हूँ और एसेट का एरिया दे देता हूँ। एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस अगेन। चलो रेडी स्टेडी, रेडी स्टेडी। क्या होगा? के का बताओगे सर? पेड हाफ द अमाउंट आउट टू मोहन फर्नीचर। एक्चुअली मोहन फर्नीचर से पहले मेरा ट्रांजैक्शन हुआ था टी में। मोहन फर्नीचर से मैंने 3,000 का क्रेडिट में सामान लिया था। तो मैंने मोहन फर्नीचर से 3,000 के क्रेडिट में प्रोडक्ट लिया था। अब ये इसका आधा अमाउंट मैं पे कर रहा हूँ, आधा ना, कितना पे कर रहा था? हाँ 50%। তাহলে 1500 1500। तो लिखो यहाँ पर ट्रांजैक्शंस में, ये मेरा के पॉइंट है। पेड हाफ द अमाउंट owed to Messrs मोहन फर्नीचर। क्या होगा सर? बोलो एसेट में क्या एसेट और होगा? लायबिलिटी का होगा एसेट और लायबिलिटी में डिक्रीज होगा। माइनस। सर एसेट क्यों 1500 में डिक्रीज होगा, रीजन बताओ सनम। सर क्योंकि पैसा दे रहे हैं तो कैश कम होगा। हाँ वेरी गुड सर, कैश इज माई एसेट है ना, कैश मेरा एसेट है, पैसा दे रहे हैं तो कैश मेरा डिक्रीज हो जा रहा है। वेरी गुड सर। लायबिलिटी में कुछ होगा? 1500 सर 1500 में क्या कम हो जाएगा? Less। 3,000 का लायबिलिटी था, 1,500 का लायबिलिटी मैंने रीपे कर दे रहा हूँ, तो मेरा लायबिलिटी घट जाएगा। कैपिटल में नहीं इफेक्ट, नो इफेक्ट। नो इफेक्ट। न्यू इक्वेशन क्या हो जाएगा? जो लास्ट ट्रांजैक्शन था उसके साथ प्लस माइनस करो। 1,07,500 था, वहां से 1,500 को हटाओ, 1,06,000 इक्वल्स टू 43 से 1,500 हटाओ 41,500 है ना? सही किया ना मैंने? मेरा कैलकुलेशन थोड़ा गड़बड़ होता है सर, थोड़ा बोल दीजिएगा। 41,500 एंड कैपिटल आपका हो जाएगा 64,500। एम आई राइट सर? क्या मैं सही हूँ স্যার? टेल मी। অ্যামাউন্টের পরে কি লিখেছেন? ওন্ড। ओड 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 माने की उधार लिए थे। ओड मतलब जिससे लोन लिया गया था, वो करना मतलब उधार लेना। आई ओ टू यू। ठीक है, अगर मैं किसी से उधार लेता हूँ
तो उसको धार लेना बोलता है। उधार मतलब धार, ধারে জিনিস নেওয়াকে বলে, ঠিক আছে? স্যার তাহলে ক্রেডিটও তো বলতে পারি। ক্রেডিট বলতে পারিস, কিন্তু অ্যাকাউন্টসে বিভিন্ন রকম ল্যাঙ্গুয়েজ থাকে, সব ল্যাঙ্গুয়েজের সাথে অ্যাড পার হতে হবে। চার্টার্ড হতে গেলে, कॉस्ट अकाउंटेंट होते गए सब लैंग्वेज गुलोर साथे ऐड पर होते হবে। नहीं तो एक लैंग्वेज समझ में नहीं आएगा, तुम जवाब नहीं दे पाओगे, ठीक है? पेड हाफ द अमाउंट ओड टू मिसेस फर्नीचर, मतलब मोहन फर्नीचर से मैंने जो लोन लिया था वो करना मतलब धार लेना या देना, डिपेंड करता है वो क्या हो रहा है, ओड टू हो रहा है कि ओड फ्रॉम हो रहा है, ठीक है? तो अगर तुम ओड थे, अगर तुम मोहन फर्नीचर से लिए थे तो तुम्हारा मोहन फर्नीचर के पास बाकी है, इसलिए तुम लिख रहे हो पेड हाफ द अमाउंट ओड टू मिसेस फर्नीचर, यही लैंग्वेज यूज करो सर, ठीक है? ठीक है, क्रेडिट तो समझ ही जाओगे आप लोग, ठीक है? बट दिस काइंड ऑफ लैंग्वेज इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर अकाउंटिंग नॉलेज बिल्डर, ठीक है? अच्छा, मुझे साहिल का आवाज नहीं आ रहा है, साहिल है कि नहीं? साहिल कहाँ चला गया, देख लीजिए। नेक्स्ट, आगे क्या होगा? आगे क्या होगा? ये एल, एल का क्या करें? एल में क्या था? ट्रांजैक्शन बताओ ना। पेड कैश 500 फॉर लोन एंड 300 फॉर इंटरेस्ट। आपका कोई लोन था जिसके लिए आपका कोई लोन था जिसके लिए आप 500 पे कर रहे हो, और लोन का इंटरेस्ट के लिए आप 300 पे कर रहे हो, क्या करोगे? স্যার বলবো? বল। স্যার লাইবিলিটি থেকে 500 কম হবে আর অ্যাসেটস থেকে 500 এন্ড 300 টোটাল 800 অ্যাসেটস থেকে কম হবে। एसेट्स থেকে 800 कम होगा, लायबिलिटी থেকে 500 कम, 500 और और कैपिटल से भी 300 कम होगा। कैपिटल से भी 300 कम होगा। कैपिटल से भी 300 कम होगा, क्यों? 300 कैपिटल से क्यों जाएगा सर? স্যার কারণ ওটা এক্সট্রা দিচ্ছে ওই জন্য। एक्स्ट्रा दिच्छे बोलने से नहीं होगा, इंटरेस्ट रीजन पे बताओ। कर रहा है। इंटरेस्ट पे कर रहा है तो कैपिटल क्यों कम होगा? सर लोन का इंटरेस्ट तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है। हाँ, वेरी गुड सर। लोन का इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है, और जैसे तुम 300 रुपीज इंटरेस्ट भरते हो तुम्हारा प्रॉफिट कम हो जाता है ना? और प्रॉफिट कम हो जाएगा तो कैपिटल भी कम हो जाएगा। वेरी गुड सर, वेरी गुड। ऐसे ऐसे रीजन देना है, ठीक है? ऐसा रीजन बताना। वेरी गुड सर। पेड कैश, मतलब लॉजिक पूरा क्लियर होना चाहिए। तो क्या लिखोगे? कौन आ गया? पेड कैश ₹500 for loan and ₹300 for interest. पेड कैश ₹500 फॉर लोन एंड ₹300 फॉर इंटरेस्ट। और जैसे कि आप लोगों ने बताया, अच्छा मैं यहाँ पर 800 रुपीज़ माइनस कर रहा हूँ। सर क्यों 800 माइनस क्यों हुआ? आप लोगों ने इसे सही बताया सर, 800 एसेट से माइनस हो जाएगा, बट माय क्वेश्चन इज दैट 800 माइनस क्यों करना है? आप लोगों का जवाब सही था, बट मेरा सवाल ये है कि 800 माइनस क्यों करना है, बस इतना बता दो सर। सर कैश से सर लोन टोटल पेमेंट कर रहा है assets- और इंटरेस्ट भी पे कर रहा है। वेरी गुड सर, वेरी गुड। 500 मेरा लोन का अमाउंट है और 300 मेरा इंटरेस्ट का अमाउंट है, और दोनों ही मेरा कैश जा रहा है, और कैश मेरा एसेट्स है। तो कैश जा रहा है तो कैश कारण कैश, क्योंकि कैश इज माय एसेट, तो दैट इज व्हाई मेरे एसेट 800 में घटेगा। वेरी गुड सर। सर लायबिलिटी 500 में क्यों? क्योंकि लोन इज माय लायबिलिटी। यस ना, लोन इज माय लायबिलिटी, तो लोन का लायबिलिटी अमाउंट मेरा जाएगा, इसीलिए मेरा लोन का 500 अभी और नहीं रहेगा, तो लायबिलिटी मेरा जितना था उससे और 500 टका कम दिखेगा। लायबिलिटी मेरा 41,500 था लास्ट इक्वेशन में, मतलब लास्ट ट्रांजैक्शंस में। अभी करंट ट्रांजैक्शंस में 500 में लायबिलिटी कम हो जाएगा, और इंटरेस्ट मेरा 300 में कम हो जाएगा। इंटरेस्ट एक्चुअली मैंने इंटरेस्ट पे कर दिया, जिसके कारण मैंने यहाँ पर 800 दिखाया, लेकिन ये 300 का इंटरेस्ट कहाँ से देंगे? प्रॉफिट से ही तो देंगे,
और प्रॉफिट कहाँ जाके ऐड होता है, कैपिटल में जाके ऐड होता है ना। तो ये 64,500 मेरा कैपिटल था, वहां से मेरा 300 कम हो जाएगा। कोई डाउट सर? बोलो। नेक्स्ट ट्रांजैक्शंस पे चलते हैं फिर। सर एम ट्रांजैक्शंस देखो, आप अपने बिजनेस में विथड्रू क्या गुड्स पर्सनल यूज के लिए, विथड्रू गुड्स फॉर पर्सनल यूज, जिसका कॉस्टिंग था 500, जिसका सेल प्राइस है 600, कॉस्टिंग है 500, सेल प्राइस है 600। जो गुड्स आपने पर्सनल यूज के लिए विथड्रॉल किया उसका हिसाब क्या करें? স্যার অ্যাসেটস থেকে 500 কমিয়ে নেবো এন্ড ক্যাপিটাল থেকেও 500 কমিয়ে নেবো, মানে লেস লাইবিলিটি, করে দেবো। লাইবিলিটি তো কিছুই নেই। लाइबिलिटी कुछ नहीं। वेरी गुड सर। रीजन बता। विथड्रॉ गुड्स फॉर पर्सनल यूज। वेरी गुड सर। रीजन बता। স্যার বিকজ পার্সোনাল ইউজ করছে ওই জন্য ক্যাপিটাল থেকে লেস করলাম আর অ্যাসেটস থেকে কমিয়ে দিলাম। पर्सनल यूज में ड्राइंग्स, ठीक है। হ্যাঁ ড্রয়িং। पर्सनल यूज मतलब ड्राइंग्स, एंड ड्राइंग्स होने से क्या होता है? तुमने इक्वेशन सही बताया, बट रीजन बताओ। স্যার লস হচ্ছে। लॉस नहीं सर, कैपिटल से माइनस होता है ड्राइंग। सर ड्राइंग करने से कैपिटल घट जाता है। दिस इज नॉट लॉस। यू आर राइट सर, बट कॉन्सेप्ट थोड़ा गड़बड़ हो रहा है सर। अगर तुम ड्राइंग्स करते हो मतलब तेरे ही बिजनेस से तू अपने ही बिजनेस के कैश से पैसा उठाएगा तो उसको लॉस बोलेगा? না স্যার। समझ रहा है सर? मान कि तेरे बिजनेस के Yes, कैश sir. में 64,500 ऑलरेडी था, तो 64,500 में से, ठीक है। अच्छा यहाँ पर न्यू इक्वेशन देना भूल गया, एक सेकंड। ये इसका इक्वेशन क्या होगा सर, एक बार बताना। 1,05,200 তারপর হচ্ছে 41,000 তারপর হচ্ছে 64,200। तुम्हारे पास 64,200 का कैपिटल था और तुमने पर्सनल यूज के लिए 500 का कॉस्टिंग वाला प्रोडक्ट अपनी दुकान से उठा लिया, तो इसको तुम लॉस तो नहीं बोल सकते, बट यू कैन से दैट तुम्हारा कैपिटल घट गया, ठीक है। तुम्हारे कैपिटल 64,200 का था, वहां से 500 का कैपिटल घट जाएगा, क्योंकि जिस कैपिटल से ही तुमने अपना बिजनेस का मतलब गुड्स खरीदे थे, तो बिजनेस का गुड्स घर के लिए लेके आ गए। मतलब मानो कि किसी का स्वीट शॉप है, ठीक है, तो अपनी ही मिठाई दुकान से मिठाई लेके घर पे ला रहे हैं। किसी का ग्रोसरी दुकान है, खुद के ग्रोसरी दुकान से ग्रोसरी घर के लिए यूज कर रहा है, तो उसको लॉस तो नहीं बोलेंगे ना, ठीक है। इतना बोलेंगे कि जो पूंजी मैंने बिजनेस में लगाया था, जो कैपिटल मैंने बिजनेस में इन्वेस्ट किया था, मेरे बिजनेस के कैपिटल घट गए। आई होप नाउ क्लियर सर। हाँ, और यहाँ पर मेरा 500 का इधर भी माइनस होगा ना। क्यों माइनस होगा? एसेट से क्यों माइनस होगा? गुड्स कम हो रहा है। एसेट इसलिए माइनस होगा क्योंकि मेरे बिजनेस से एसेट चला गया 500 का। मेरे बिजनेस से 500 का एसेट चला गया सर। जिस चीज का मैं बिजनेस करता हूँ, करेंट एसेट जो है मेरा, ठीक है। अगर ग्रोसरी है तो ग्रोसरी, स्वीट है तो स्वीट, मोबाइल फोन है तो मोबाइल फोन, व्हाटएवर जो भी चीज का बिजनेस आप करते हो वो आपके लिए करेंट एसेट्स है, ठीक है। ये करेंट एसेट क्या है, फिक्स एसेट्स क्या है, मैंने स्टार्टिंग वाला क्लास में बोला सर। इक्वेशन का स्टार्टिंग वाला लेक्चर्स में मैंने करेंट और फिक्स के बारे में बात किया सर, ठीक है, और आगे भी करेंगे सर, बहुत सारा बात करना है। करेंट एसेट और फिक्स एसेट में इतना फर्क है, फिक्स एसेट्स लाइफ लॉन्ग के लिए होता है, ठीक है, लाइफ लॉन्ग के लिए होता है, उसका जो टाइम पीरियड जितना दिन तक फिक्स एसेट्स रहेगा। करेंट एसेट्स मतलब जिसको बेच के विद इन 1 ईयर या बहुत ही कम पीरियड ऑफ टाइम में, नॉट नेसेसरीली 1 ईयर, बट विद इन ए वेरी मतलब वेरी लो पीरियड, वेरी मिनिमम पीरियड के अंदर, जिसको मैं इजीली कैश में कन्वर्ट कर देता हूँ। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि जिस चीज़ का मैं बिजनेस करता हूँ उस चीज़ को मैं जितना जल्दी बेच के पैसा कमा सकता हूँ, जो काफ़ी लिक्विड होता है। फिक्स एसेट्स इतना लिक्विड नहीं होता, फिक्स एसेट्स लिक्विड होना भी नहीं चाहिए। आप बिल्डिंग अपने बिजनेस के लिए बिल्डिंग बनाते हो, अपने बिजनेस के लिए फर्नीचर बनाते हो, अपने बिजनेस के लिए आप प्लांट मशीनरीज बिठाते हो, ऐसा नहीं कि मशीनरी बिठाया और बेच दिए, ठीक है। मतलब आप उसको लगाते हो कम से कम 4 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल के लिए। 15 साल बाद उसका डिप्रिसिएशन हो गया, डिटोरिएट हो गया, फिर आप उसको बेच सकते हो, दैट्स अ डिफरेंट पार्ट, ठीक है। लेकिन गुड्स को हम लोग रेगुलर बेचने के लिए रखते हैं, इसीलिए गुड्स इज माय करंट एसेट्स एंड फिक्स एसेट्स जो है वो मेरा फिक्स एसेट्स, ठीक है। ये सब चीज हम लोग आगे आगे और जानेंगे।
करेंटली विद जो गुड्स फॉर पर्सनल यूज कॉस्ट 500 और इधर मेरा कैपिटल भी 500 में घटा, लाइबिलिटी यहाँ पर कुछ नहीं था। वेरी गुड सर, लाइबिलिटी यहाँ पर 0। न्यू इक्वेशन प्लीज टेल मी सर। Sir, 1,04,700 assets ओके, and liability 40,000. তারপর ওটা হচ্ছে 41,000 and capital is 63,700. थैंक यू सर। तो आई जे के एल एम, एम हो गया, एन बता दो सर। एन 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 में क्या करें? एन में क्या था? एन में था रिसीव्ड रुपीज 49,500 फ्रॉम श्याम इन फुल सेटलमेंट। सर ये श्याम के साथ हमारा ट्रांजैक्शन पहले हुआ था, श्याम जी के साथ हमारा ट्रांजैक्शन पहले हुआ था। कहाँ था? कौन से ट्रांजैक्शन में श्याम से मिले थे सर हम? सर एच ये रहा सर, वेरी गुड। सोल्ड गुड्स टू श्याम कॉस्टिंग ₹30 फॉर ₹50। एक 30,000 का सामान 50,000 में सेल किए थे, क्रेडिट सेल था ना सर? क्रेडिट सेल था, उसका ट्रांजैक्शन मैंने पहले दिखा दिया। अब हम लोग एन में आ गए और श्याम अभी मुझे 49,500 पे कर रहा है। इसका क्या एसेट लायबिलिटी में इफेक्ट पड़ेगा? স্যার অ্যাসেটসে 49,500 অ্যাড করে দেবো আর ক্যাপিটালেও সেম 49,500 অ্যাড করে দেবো। Receipt 49,500 from Shyam in full settlement. एसेट में 49,500 ऐड हो जाएगा। फिर एसेट से 50 पहले माइनस होगा। एसेट से 50 पहले माइनस होगा। 50 माइनस क्यों? डेटर कम हो गया। वेरी गुड सर, वेरी गुड। ये वाला अप्रोच याद रखो सर। 50,000 का चीज था, मेरे को श्याम से मिलना कितना था एक्चुअल में? 50। लेकिन क्या अभी 50 मिलेगा? मतलब श्याम मेरा कौन था? डेटर श्याम, था। श्याम मेरा डेटर था। वेरी गुड सर, श्याम मेरा डेटर था। तो जो मेरा डेटर था उससे अभी मुझे पैसा नहीं मिलेगा, तो श्याम मेरा चला गया ना। डेटर क्या होता है सर? डेटर इज ऑल्सो करेंट एसेट इन बिजनेस। जिसको मैं प्रोडक्ट बेचता हूँ, जिससे मुझे पैसा मिलने वाला है बिजनेस में, डे टू डे बिजनेस में, जिनसे मुझे रेगुलर बेसिस में पैसा मिलता रहता है, वो डेटर कहलाता है। ठीक है, डेटर मेरा करेंट एसेट है। लेकिन 50,000 का जो सेल मैंने श्याम को किया था, श्याम मेरा पेमेंट कर दे रहा है, लेकिन थोड़ा डिस्काउंट भी ले रहा है। लेकिन ना क्वेश्चन इज, क्या डेटर जो मेरा एसेट बना हुआ था, क्या ये डेटर और मेरा एसेट रहेगा सर? नहीं, तो मेरा डेटर कम हो गया, तो मेरा एसेट 50,000 में कम हो जाएगा। इसीलिए तो बैलेंस शीट में डेटर दिखता है। आप कोई भी, जैसे मैं आपको कुछ देर पहले दिखा रहा था ना रिलायंस का, तो देखोगे बाद में, बेसिक समझ लो सर। ठीक है, आप किसी भी कंपनी का बैलेंस शीट चेक कर सकते हो, किसी बिजनेस का बैलेंस शीट चेक कर सकते हो, आपको सब दिखेगा। ठीक है, तो 50,000 में आपका डेटर कम हो गया और 49,500 अभी आपको कैश आ गया। ठीक है, इसका और क्या इफेक्ट होगा सर? एनी अदर इफेक्ट? कैपिटल कैपिटल 49,500। कैपिटल का क्या होगा? 59। कैपिटल से 500 माइनस होगा। कैपिटल से 500 माइनस हो जाएगा। क्यों? तो क्योंकि डिस्काउंट दे रहा है, पीएल से माइनस होगा डिस्काउंट। वेरी गुड सर, पीएल से माइनस होगा। मतलब मेरा जो डिस्काउंट है ना सर, ये डिस्काउंट एक्चुअली मेरा प्रॉफिट था, और वो प्रॉफिट मेरा कैपिटल का पार्ट था, बट मैं डिस्काउंट दे रहा हूँ तो एक्चुअली मेरा पूंजी कम हो रहा है सर, एक्चुअली मेरा कैपिटल कम हो रहा है। ठीक है, किसी को डिस्काउंट देने से अपना कैपिटल ही घटता है, इसलिए 500 का कैपिटल घटेगा। इज देयर एनी इफेक्ट इन लायबिलिटी? नो सर। वेरी गुड सर, वेरी गुड। चौथा ज्योति, सुबीर, आप सबको समझ में आ रहा है ना सर? यस सर। कितना होगा Yes, टोटल sir. बताओ ना। कितना होगा? 1,04,200। वेरी गुड सर, ये 41 ही रह जाएगा और ये 63.7 से 200। 63। ये देखो मैच कर देना आप लोग, एसेट और कैपिटल और लायबिलिटी मैच कर जाएगा, तब ये दोनों प्लस होकर अल्टीमेटली यही आता है। यही तो करने चाह रहे हैं हम लोग। आप सर? बोलो।
50,000 কেন মাইনাস করলো? ওখানে তো 500 মাইনাস করলেই তো হয়ে যেত। কোথা থেকে 500 মাইনাস করবে? এখান থেকে? মানে ডিসকাউন্ট যেটা অ্যালাউ করেছে হুম, ওটাই তো ডাইরেক্ট অ্যাসেটস থেকে লেস করে দিলে হতো। ডিসকাউন্টটা কি আমার অ্যাসেট? না, তাহলে অ্যাসেট থেকে মাইনাস করব। অ্যাসেট কোনটা আমার? অ্যাসেট হচ্ছে 49,500। ওটা তো ক্যাশ, ওটা ক্যাশ অ্যাসেটস। আর ডেটার তো অ্যাসেট নয়। হ্যাঁ, ডেটারও তো অ্যাসেটস আমার। তো ডেটার থেকে কত টাকা পেতিস? 50,000। আর পাবি? না, এখন পাবো তো পাচ্ছি তো 49,500। তাহলে যেটা পাবি না সেটা মাইনাস করবি না, মানে मिटे गल तो डेटर तो मिटे गल। डेटर के साथ जो मार्केट में इतना दिन से तुम बोल रहे थे कि मेरा 50,000 मिलने वाला है, ठीक है? तुम इससे पहले जब तुमने इसमें एंट्री किया था, पॉइंट नंबर कौन से पॉइंट में एंट्री किया था रे? ये वाला क्या? एच में। एच में, ये देखो EFGH, एच में देखो, एच में तुमने क्या एंट्री किया था? तुमने 50,000 का डेटर बनाया था, ये देखो 50,000 की तुम्हारा एसेट ही था, लेकिन ये तुम्हारा कैश एसेट नहीं था। और 30,000 का प्रोडक्ट तुमने 50,000 में सेल किया था, क्रेडिट में किया था। तो क्रेडिट में किसी को सेल करोगे तो वो तुम्हारा डेटर बनता है, मतलब जिनसे तुम्हें पैसा मिलने वाला है, दैट इज दे आर आल्सो योर एसेट्स, दोज आर आल्सो योर एसेट्स। तभी तो हम लोग बैलेंस शीट में डेटर मेंटेन करते हैं सर। बैलेंस शीट में क्या मेंटेन करते हैं? डेटर मेंटेन करते हैं ना। जो लोग ऑलरेडी बैलेंस शीट करके आए हो, जो नहीं करके आए उनको नहीं पूछ रहा हूँ मैं, वो तो बस अभी सीख रहे हैं। आप कभी भी बैलेंस शीट चेक करोगे, ये देखो सर, ये आपका एसेट साइड है, ये करंट एसेट्स में अगर मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पर देखो लोन्स एंड एडवांसेस, गुडविल, इंटेंजिबल, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ठीक है? तो ये कंपनी का डिटेल्स है, बहुत सारा इसका एनुअल रिपोर्ट में जाना पड़ेगा, ठीक है? आप कभी भी पुराना किताब भी ओपन करके देखो, आपको मिलेगा सर, ठीक है? क्वेश्चन इज दैट कि जब जब हम लोग कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं, अगर क्रेडिट में सेल करते हैं तो जिनसे हमें पैसा मिलेगा वो मेरा डेटर है, वो मेरा डेटर है, डेटर इज माय करंट एसेट। तो ये 50,000 इसीलिए क्लास हुआ था, लेकिन कैश नहीं मिला था, कैश तो अभी जाके मिला, कैश तो अभी जाके मिला सर, जस्ट रियलाइज कैश। लेकिन अब जो रियलाइजेशन हुआ उसका एडजस्टमेंट तो करना पड़ेगा। ये 49,500 किसके बदले मिला? 50,000 के डेटर के बदले मिला। तो 50,000 का डेटर चला गया और 49,500 का कैश आ गया, और उसके लिए जो डिस्काउंट हुआ वो मेरे कैपिटल से चला गया। इससे अच्छा और क्या हो सकता है? বুঝতে পেরেছি স্যার। है ना? मतलब तुम्हारा Sir, एसेट एडजस्ट, हाँ बोलो। স্যার যদি আমি ডাইরেক্ট 500 মাইনাস করে দিতাম তাও তো হতো না, যে ডিসকাউন্টটা দিচ্ছি তাহলে আমার অ্যাসেটস কমে যাচ্ছে 500। तुम যদি दिखा যেমন सकते এই हो, ক্যাপিটালে बट यस आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट, बट इसका एग्जैक्टली इफेक्ट तुम शो नहीं कर पाते। मतलब एग्जैक्टली हर पॉइंट में हुआ क्या, देखो अकाउंट्स ऐसे मेंटेन करना चाहिए ताकि हर किसी को समझ में आए। सिर्फ तुम्हारे समझ के लिए अकाउंटेंसी तुम नहीं करते सर। अकाउंटेंसी इज नॉट जस्ट फॉर यू। अगर तुम फर्स्ट क्लास सुनोगे तो तुमको पता चलेगा कि यूजर्स ऑफ अकाउंट्स कौन है, ठीक है? इसके लिए मैंने अकाउंट्स का अकाउंटिंग स्कोप का एक चैप्टर में पढ़ाया सर, स्कोप ऑफ अकाउंट्स, ठीक है? आप अगर उसको पढ़ोगे ना, ये फर्स्ट क्लास, ये थर्ड लेक्चर है, फर्स्ट लेक्चर एक बार गो थ्रू करना तो आपको वहां पर पता चलेगा ये अकाउंट, स्कोप ऑफ अकाउंट्स, थियोरेटिकल फ्रेमवर्क में मीनिंग एंड स्कोप, ठीक है? इसलिए थ्योरी कुछ नहीं होता, सब प्रैक्टिकल होता है। ये देखो यहाँ पर अकाउंटिंग कम्युनिकेशन को देखो, इसमें कौन अकाउंट्स को यूज करता है, इंटरनल यूजर्स कौन है, एक्सटर्नल यूजर्स कौन है, हर किसी को पता चलना चाहिए अकाउंट्स में हो क्या रहा है, ठीक है? तो दिस इज नॉट जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, दिस इज फॉर एवरीबॉडीज अंडरस्टैंडिंग। इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, पार्टनर, मैनेजर, ऑफिसर से लेके इन्वेस्टर, लेंडर, सप्लायर, गवर्नमेंट एजेंसी, कस्टमर, हर किसी को अकाउंटेंसी समझ में आना चाहिए, ठीक है? कि ये पूरा केस हुआ क्या था। तुम 500 का एडजस्टमेंट दिखा सकते हो, बट उसमें तुम्हारा एसेट लायबिलिटी का मैचिंग नहीं करेगा। तुम 500 किससे एडजस्ट करो? तुम सिर्फ यहाँ पर एडजस्ट करते। अच्छा सर एक सेकंड होल्ड करो, एक सेकंड होल्ड करो।
ঠিক আছে এই বুঝতে পারলি রে হ্যাঁ স্যার বুঝতে পেরেছি। পুরো ইফেক্টটা দেখাতে হবে কখন কখন কোথায় কি হয়েছে কখন কোথায় কি হয়েছে পুরো ব্যাপারটা দেখাতে হবে তো শর্টকাটের তো কোনো জায়গা নেই তুই এরকম করে হয়তো তুই বুঝতে পারছিস কিন্তু পুরো ইফেক্টটা তো দেখানো যাবে না তাহলে অ্যাকাউন্টিং ইনফরমেশনটা কাজে লাগবে অ্যাকাউন্টিং Sir, অ্যাকাউন্টস স্যার এতে কোনো ক্যাশের ব্যাপার নেই, শুধু যা হবে অ্যাসেটস আর লাইবিলিটি, মানে ক্যাশ রিসিভ করছে ওই রকম। হ্যাঁ স্যার বলুন। হ্যাঁ বল এটা হচ্ছে অ্যাকাউন্টিং ইকুয়েশনে আমরা কি দেখাচ্ছি অ্যাসেট লায়াবিলিটি ক্যাপিটাল এখানে ক্যাশ বলে আলাদাভাবে কিছু নেই আমি এখানে যেটা আমার অ্যাসেট সেটাকে আমি অ্যাসেটে দেখাবো যেটা আমার লায়াবিলিটি সেটাকে আমি লায়াবিলিটিতে দেখাবো যেটা আমার ক্যাপিটাল সেটাকে আমি ক্যাপিটাল as per the nature বুঝতে পেরেছি। as per the nature cash is also my assets that is why मैंने cash को भी लिया ना cash is also my assets and debtor is also my assets but in this current transactions जैसे ही मैंने श्याम से 49500 रिसीव किया तो एक्चुअली मेरा कैश आ गया तो मैंने कैश ऐड कर दिया बहुत सिंपल देखो इसको ना ज्यादा मतलब ज्यादा कॉम्प्लेक्स मत बनाओ कॉन्सेप्ट ठीक है हर किसी को समझ में आएगा ठीक है जस्ट टेक इट इजी ठीक है टेक इट इजी सर एक गाना भी है ना प्रभु देवा का टेक इट इजी ऐसा ही टेक इट इजी ठीक है तो आप एकदम सिंपल रखो मैटर को कि भाई मेरे पास कैश आया मेरा डेटर था मेरा डेटर गया तो डेटर 50,000 का चला गया कैश 49,500 का आ गया 500 का क्या है 500 मेरा डिस्काउंट है कितना कितना सिंपल एंड डिटेल इंफॉर्मेशन से कितना सिंपल और डिटेल इंफॉर्मेशन है ना कि 50,000 गया 49 आ गया और बीच का 500 क्या हो गया मेरा डिस्काउंट है मतलब मेरे कैपिटल से कम इससे बेहतर और क्या हो सकता है ट्राई टू अंडरस्टैंड तो न्यू इक्वेशन बन गया आपका 1,04,200 41,000 and 63,200 दिस इज अब आगे बढ़े सर এ মে নো শুভজিৎ একটু এই জন্য অসুবিধা হচ্ছে লাস্ট ক্লাসটা মিস আছে ঠিক আছে নেক্সট ক্লাসটা লাস্ট ক্লাসটা করে নিলে না লাস্ট দুটো ক্লাস এই প্রবলেমটা সেভিংসটা আসবে ঠিক আছে একটু দেখে নিবি আচ্ছা নেক্সট পেড রুপিস 29,700 टू रमेश सुबीर रमेश के साथ हम लोग का कब कम्युनिकेट हुआ था স্যার কোশ্চেন কোথায়? स्क्रीन शेयर नहीं है स्क्रीन शेयर नहीं है क्या है तो ये तो रहा पेड रुपीज 29,700 टू रमेश दिखाई दे रहा है सर रमेश का पहले वाला जी में था रमेश का पहला वाला जी में था बॉट गुड्स फ्रॉम रमेश 30,000 रमेश से मैंने 30,000 से प्रोडक्ट लिया था कैश में था कि क्रेडिट में था क्रेडिट में क्रेडिट में क्रेडिट में था अब पेमेंट हो रहा है सर अब मैं उसको पेमेंट कर रहा हूँ क्या पूरा पेमेंट कर रहा हूँ 30,000 में से तो फिर जितना पेमेंट नहीं कर रहा हूँ वो क्या हो रहा है मेरा डिस्काउंट रिसीव की डिस्काउंट दे रहा हूँ क्या कर रहा हूँ डिस्काउंट रिसीव 300 डिस्काउंट रिसीव तो डिस्काउंट रिसीव होने से क्या होता है कैपिटल बढ़ जाएगा ठीक जैसे डिस्काउंट देने से कैपिटल घट जाता है डिस्काउंट लेने से कैपिटल बढ़ जाएगा है ना आपका पीएल क्रेडिट हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट हो जाएगा सिंपल सोचो कॉम्प्लेक्स क्यों बन रहा है एसेट क्या करेंगे एसेट में 29,700 तो घटेगा कैश जाएगा ना एसेट में 29,700 तो घट जाएगा और क्या होगा क्रेडिटर 30,000 कम होगा क्रेडिटर 30,000 में कम होगा मतलब मेरा लायबिलिटी 30,000 में कम हो जाएगा बाकी था ना मेरा 30,000 तो मेरा 30,000 का लायबिलिटी चुक किया सर लेकिन सर 30,000 और 29,700 में डिफरेंस क्या है मतलब यहाँ पर 29,700 जा रहा है बट लायबिलिटी कम हो रहा है 30,000 का तो फिर 300 का गैप ये कहाँ जाएगा सर कैपिटल है 300 ये 300 कैपिटल में ऐड हो जाएगा बिकॉज ये आपने गेन कर दिया कितना सुंदर है ना
इतना सुंदर साज है इसका। 30,000 का लाइबिलिटी चुका गया, 29,000 29,700 का कैश चला गया। तो 300 का मैंने क्या किया, 300 का मैंने कैपिटल गेन कर दिया, मतलब बेसिकली मेरा प्रॉफिट हो गया, ठीक है, गेन हो गया, डिस्काउंट लेके गेन हो गया सर। MNOP पी में आ जाता है सर। पी में क्या है, पेड सैलरी ₹500 एंड सैलरी आउटस्टैंडिंग ₹100। सैलरी पे कर रहे हो 500 का और सैलरी बाकी है 100 का। ये ट्रांजैक्शन आपके बैलेंस शीट में, आपके एसेट लायबिलिटी कैपिटल में क्या इफेक्ट देता है? স্যার অ্যাসেটসে 600 হবে আর লাইবিলিটিতে 100 এন্ড ক্যাপিটালে 500 लेस। ऑलमोस्ट पास में है, बट थोड़ा सोच के बता। पेड सैलरी 500 एंड सैलरी आउटस्टैंडिंग ऑलमोस्ट। कोई और बताओगे सर? एनीवन? सुभजीत का ट्राई अच्छा है, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, थोड़ा सा। सर कैश में 600, कैपिटल में 500 और लाइबिलिटीज में 100। क्या करें, कैश में 600 क्या करें, माइनस कर दे। हाँ सर माइनस होगा कैश में। सर आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? जो देना बाकी है। तो जो देना बाकी है तो तुम उसको क्यों माइनस कर रहे हो? क्या तुम्हारे पॉकेट से 100 रुपया गया है? नहीं सर। तो जब गया नहीं तो तुम कैश क्यों माइनस करोगे? कैश जितना जाएगा उतना ही माइनस करना है ना सर, क्या सही कि नहीं है ना? तो तुम्हारे पॉकेट से सैलरी गया, पेड सैलरी 500, तो 500 माइनस करो। पेड सैलरी 500, तो अगर माइनस करना है तो 500 माइनस करो। कैश चला गया, कैश माइनस करो 500 का, कौन रोकता है? आउटस्टैंडिंग है मतलब बाकी है मतलब लायबिलिटी है ना। अरे बाकी को क्या बोलते हैं? लाइबिलिटी। लायबिलिटी। तो लायबिलिटी क्या हो जाएगा 100 में? ऐड हो जाएगा। और कैपिटल 400 হুম 400 হবে, নাহলে স্যার 500 করলে 100 টাকার ডিফারেন্স হবে। বল কি হবে? लॉजिक लगाओ, सेंस लगाओ अपना। कौन बताएगा? कैपिटल में क्या होगा, सोचो। सोचो सर, सोचो। कैपिटल में नो इफेक्ट आएगा। हाँ सर, कैपिटल बोलो सर, बोलो। नो इफेक्ट। आवाज नहीं आया सर। 400 होगा कैपिटल, नो सर, जीरो होगा, कुछ नहीं होगा। कैपिटल में कुछ नहीं होगा। क्यों ऐसा है सर कि कैपिटल में कुछ नहीं होगा? थोड़ा सोचो, मैं मौका दे रहा हूँ आप लोगों को सोचने का। স্যার 500 তো পে করছি, তাহলে ক্যাপিটালে তো কমছে। यस, मैं कहा ना बोल रहा हूँ। सर सैलरी कहाँ से पे करते हो? आप अपनी दुकान में जिसको रखे हो, आप अपनी कंपनी में जिसको रखे हो, उसका सैलरी कहाँ से देते हो? प्रॉफिट से देते हो कि नहीं? হ্যাঁ अरे खुद कुछ इनकम करोगे तब ना सैलरी पे करोगे। तो तुमने प्रॉफिट करोगे, प्रॉफिट कैपिटल में ऐड होता है, उसी से तुमको सैलरी पे करना है ना। सैलरी तो अलग से नहीं कर सकते आप। सैलरी इज योर एक्सपेंस, और एक्सपेंस कहाँ से करना है? प्रॉफिट से ही तो करना है। पीएल डेबिट होता है ना सैलरी करने से, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट होता है। जब फाइनल अकाउंट्स करोगे दिखाऊंगा।
तो यहाँ पर क्या होगा, फाइनल अकाउंट छोड़ो, सिंपल सोचो, सैलरी कहाँ से देते हैं, कैपिटल से देंगे, प्रॉफिट से देंगे, तो ये वाला भी देना है और ये वाला भी देना है, ठीक है। तो मेरा पूंजी कम हो जाएगा 600 में। अब कोई बोलेगा सर ये 100 तो अभी तक दिया नहीं, सर एक्रू हो चुका है। हम लोग जो अकाउंटेंसी मेंटेन करते हैं इसको एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग भी कहते हैं। एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग में इसीलिए देखो सर कैश तो नहीं गया ना, इसलिए कैश माइनस 500 दिखा है, लायबिलिटी अभी भी 100 शो कर रहा है, लेकिन कैपिटल घट जाएगा। कैपिटल क्यों घटा हुआ है, क्योंकि ये मेरा लायबिलिटी है, इसीलिए मुझे इसको देना है। तो ड्यू बेसिस अकाउंटिंग मेंटेन होता है, ठीक है, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। अब एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग के कारण जो खर्चा मेरा हुआ नहीं है वो भी मेरे कैपिटल से घट जाता है, ठीक है। लेकिन कैश मैंने 500 ही घटाया, क्योंकि मेरा कैश तो 500 ही गया, नहीं तो कैश अकाउंट मैच नहीं करेगा। लायबिलिटी मेरा अभी भी 100 बाकी है, इसलिए मैं 100 ही दिखा रहा हूँ, लेकिन कैपिटल मेरा 600 में घट जाएगा, क्योंकि ये मेरा कैपिटल से ही जाने वाला है। एक ऑलरेडी चला गया, एक अभी भी जाना बाकी है। तो अल्टीमेटली कैपिटल से मेरा सैलरी के लिए 600 जाएगा। बोलो सर, कोई शक, एनी डाउट सर? नो सर। सर चार्ज depreciation ₹300 on furniture and ₹100 on typewriter। सॉरी, ये आप लोगों को मैंने शायद क्वेश्चन में टाइपराइटर की जगह कंप्यूटर लिखा है, ठीक है। आप 300 टका फर्नीचर में चार्ज कर रहे हो और 100 टका कंप्यूटर में या टाइपराइटर में कर रहे हो। आई थिंक मैंने लिखाने के टाइम पे टाइपराइटर को कंप्यूटर कर दिया था, तो आप लोग जैसा आपके कॉपी में है उस हिसाब से कर लो, बट अमाउंट सेम ही है। तो चार्ज डिप्रिसिएशन ₹300 on furniture and ₹100 on what type है जो भी आप लिखोगे उसके। बोलो क्या करें, इसका इफेक्ट क्या दिखा? স্যার এখানে কি দুটোই ডেপ্রিসিয়েশন হচ্ছে, ফার্নিচার এন্ড কম্পিউটার? यस, दोनों का डिप्रिसिएशन होता है ना। फिक्स তাহলে एसेट्स का एसेट डिप्रिसिएशन कम हो होता है। जाएगा, हाँ बोलो। एसेट कम हो जाएगा, कैपिटल कम हो जाएगा। एसेट कम हो जाएगा, कैपिटल भी कम हो जाएगा। एसेट कितने में कम करेंगे? 400 400 300 फॉर फर्नीचर एंड 100 फॉर कंप्यूटर। तो 400 कम हो गया। और लायबिलिटी पे कुछ नो सर, 0। कैपिटल कम हो जाएगा ना, क्योंकि जो एसेट्स है मेरा वो भी तो मेरा पूंजी है ना। जो मेरा एसेट्स है दैट इज आल्सो माय कैपिटल। मेरे कैपिटल से क्या हो जाएगा, 400 का कैपिटल कम दिखेगा, ठीक है सर। क्योंकि मेरा जो एसेट्स है वो मेरे कैपिटल से ही बना हुआ है, तो अल्टीमेटली मेरे कैपिटल में ओवरऑल इफेक्ट 400 में कम दिखेगा, जो भी मेरा कैपिटल है, ठीक है। तो आपका ये डिप्रिसिएशन क्या होता है, डिप्रिसिएशन आपका एक नॉन कैश आइटम होता है। ये जाता है पर समझ में नहीं आता, तब जब किसी, जैसे आपके पास जो फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन है, क्या आपका मोबाइल फ़ोन, क्या आपने आपका मोबाइल फ़ोन जितने दाम पे खरीदा था आज भी उसका दाम वही है क्या? अगर आपने 1 ईयर पहले 10,000 मोबाइल फ़ोन परचेस किया था, तो आज आपका मोबाइल फ़ोन का दाम 5 से 6,000 का होगा, तो 4,000 कहाँ चला गया? 4,000 इज नेचुरल वेयर एंड टियर, है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल वेयर एंड टियर को हम लोग डिप्रिसिएशन कहते हैं, ठीक है। और डिप्रिसिएशन के कारण आपका एसेट का वैल्यू गिर जाता है। न्यू इक्वेशन फटाफट बोलो सर। 73,600 is the assets and liability same 11,100 and capital 62,500. बस लास्ट 2 ट्रांजैक्शंस है। क्यू आर 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 भी क्या बता बोला, एक्रूड इंटरेस्ट 500, क्या करें इसका? স্যার एक्रूड অ্যাসেটসে অ্যাড इंटरेस्ट করে দেবো, অ্যাসেটসে অ্যাড করে দেবো এন্ড ক্যাপিটালে অ্যাড করে দেবো। क्या सही है सबका? यही एसेट एक्रूड इंटरेस्ट मतलब एसेट मेरे को मिला है, हाथ में नहीं आया, बट मेरा
बैंक अकाउंट में एक्रू हो चुका है, ठीक है, बैंक अकाउंट में मेरा इंटरेस्ट एक्रू हो चुका है, तो मेरा एसेट मुझे जो मेरे को जो कैपिटल में जो इंटरेस्ट मिला है मेरे डिपॉजिट्स में, वो वाला इंटरेस्ट, ठीक है, जो ऑलरेडी ड्यू हो चुका है। इसका मतलब ये ड्यू अमाउंट जो है मेरे को मिल जाएगा, आज नहीं तो कल मिल जाएगा। इसका मतलब मेरा एसेट 500 में पड़ जाएगा। वेरी गुड सर, ठीक है, और मेरा लायबिलिटी तो इसमें कुछ इफेक्ट नहीं होगा और कैपिटल भी मेरा 500 में ऐड हो जाएगा। वेरी गुड सर, बहुत अच्छा। न्यू इक्वेशन क्या हो जाएगा सर? 74,100। 74,100। एक्यूरेट इंटरेस्ट मतलब जैसे आप बैंक में आपका पैसा जमा रहता है तो बैंक आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट करता रहता है ना, फिर एक सर्टेन डे पे आपका अमाउंट अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। लेकिन जब तक क्रेडिट नहीं होता कि आपका इंटरेस्ट कैलकुलेशन नहीं हो रहा है, बैंक के अकाउंट पे उसका कैलकुलेशन अलग से बैंक अपने अकाउंट्स में करता रहता है, ठीक है, तो उसी को एक्यूरेट इंटरेस्ट बोलते हैं। मिला नहीं है पर मिल जाएगा, ठीक है, दैट इज योर एसेट, ठीक है, दैट इज योर एसेट। 11,100 और इधर हो जाएगा 62,300 ना, सॉरी 63,000। And last transactions of our question, commission received in advance 1,000, इसका क्या होगा जनाब अली? স্যার সেম হবে তো, ওই অ্যাসেটসে অ্যাড করে দেবো এন্ড ক্যাপিটালে অ্যাড করে দেবো। नहीं है सर, बोलो, सोच के बोलो। एसेट और लायबिलिटी। सर कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, सर जब हम किसी से कोई अमाउंट एडवांस में लेते हैं, कैश तो आया तो ऐड कर ही सकते हो आप। कमीशन रिसीव किया, कैश आया, एडवांस कैश है, एसेट बोल सकते हो आप। लेकिन जब आप कोई अमाउंट एडवांस में लेते हो, वेरी गुड सनोन, एडवांस रिसीव्ड इज योर लायबिलिटी, दिस इज नॉट योर एसेट। सर ये कैसे? आप ही सोचो, अगर आपने किसी से कोई भी अमाउंट एडवांस में लिया तो जैसे देखो, किसी को एडवांस देना एसेट है और किसी से एडवांस लेना लायबिलिटी है। बात को सोचो, एक ट्रांजैक्शन था हमारे इसी क्वेश्चन के अंदर, आई थिंक क्वेश्चन नंबर कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 2 पॉइंट बी, पेड रेंट इन एडवांस रेंट पे कर दिया था। जैसे मानो कि आप अगर होम रेंट में रहते हो या कहीं पर भी भाड़ा देते हो, स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में पीजी का भाड़ा दे देते हो, रेंट दे देते हो, स्टार्टिंग मंथ में दे देते हो बोल के फॉर द अपकमिंग 1 मंथ वो आपका एसेट बन जाता है, लेकिन आपने एडवांस रेंट दिया, ठीक है। तो अगर आपने किसी को एडवांस में पेमेंट कर दिया तो एडवांस पेमेंट इज योर एसेट्स, भले ही आपका एक्सपेंस हुआ है, बट क्योंकि आपने एडवांस दिया और वो एसेट को आप अभी अगले 1 मंथ 2 मंथ या 1 ईयर के लिए यूज कर सकते हो, दैट इज योर, दिस इज योर एसेट। बट व्हेनेवर यू रिसीव एडवांस फ्रॉम एनीवन, ठीक है, काम हुआ नहीं है पर एडवांस ले लिए, मतलब एक्चुअली यू जनरेट योर लायबिलिटी। बात समझे, क्योंकि आपने काम किया नहीं, पहले ही ले लिया। जैसे मानो आप लोगों का फीस मैंने एडवांस लेता हूँ, तो अगर मैं एडवांस फीस लेता हूँ तो इसका मेरा लायबिलिटी बन गया कि मुझे आपको पढ़ाना पड़ेगा। सिंपल बात है। डॉक्टर का फीस बुक कर दिया आपने, डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर को आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे हम लोग फ्लिपकार्ट में ऑर्डर देते हैं, अगर आपने पेमेंट पहले कर दिया तो अभी फ्लिपकार्ट का क्या बन गया, ये एसेट की लायबिलिटी बन गया कि भाई कस्टमर ने पेमेंट कर दिया, कस्टमर का प्रोडक्ट पहुंचाना मेरा लायबिलिटी है। तो जब तक वो प्रोडक्ट नहीं पहुंचाता तब तक उसका ये लायबिलिटी में ट्रीट करेगा। तो कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, ठीक है, जब भी आप कोई अमाउंट एडवांस में रिसीव करते हो दैट इज ऑलवेज ट्रीट इन अ लायबिलिटी। तो एक्चुअली आपने अपना लायबिलिटी 1,000 में बढ़ा दिया, ठीक है। यहाँ पर कैपिटल में कोई इफेक्ट नहीं, ये बात का स्पेशल ध्यान रखें सर। वही तो मैं समझाया, ক্যাপিটালটাও তো বাড়ছে না। नहीं सर, कैपिटल ये तुम्हारा कैपिटल नहीं है, दूसरे का पैसा है। लायबिलिटी बढ़ने से कैपिटल कैसे बढ़ेगा? लायबिलिटी बढ़ा है, ये तुम्हारा नहीं, इसीलिए तो कैपिटल में शो किया, लायबिलिटी में शो किया। अगर लायबिलिटी में जाएगा तो फिर कैपिटल में कैसे आएगा? ये 1,000 टका मेरा लायबिलिटी है, देना है दूसरे को, मतलब दूसरे का काम करना है मुझे, इसीलिए लायबिलिटी है। तुमने एसेट लिखा है तो 1,000, बट कैपिटल में ये नहीं आ सकता। कैपिटल में कैसे आएगा? तुम ही सोचो, तुमने किसी का काम नहीं किया, उससे पहले ही पैसा ले लिया, तो तुम्हारा कैश तो आया 1,000 का, एसेट दिख रहा है तो 1,000 का, लेकिन क्या तुमको ये पैसा भी मिलना चाहिए था?
ना। तो तुमने क्यों लिया? तो लिया तो फिर वो लायबिलिटी है, काम हुआ नहीं ओके। तो अभी तक काम नहीं हुआ ना, तो जब तक काम नहीं होगा तब तक ये तुम्हारा लायबिलिटी है। इसीलिए जब भी तुम एडवांस रिसीव करोगे तुम लायबिलिटी में शो करोगे, और कैपिटल तुम्हारा इसमें कोई इफेक्ट नहीं करेगा। सिमिलरली तभी तो मैं बताया, अगर तुम ट्रांजैक्शन बी देखोगे तो वहां पर तुमने 2000 का रेंट एडवांस में दे दिया था, तो एडवांस रेंट इज योर एसेट। एडवांस रेंट तुमने दिया, 2000 का कैश चला गया वो अलग बात, बट 2000 का कैश चला गया वो एसेट चला गया, बट 2000 का एसेट तुम्हें मिल गया। मतलब 2000 का जो रेंट तुमने दिया, तो रेंट उसके लिए तुमको अभी उस घर से कोई नहीं हटा सकता कि तुमने 2000 का कैश देके उसको एसेट को ओन किया 1 महीने के लिए। For the upcoming 1 month, no one will stop you to enter into that room, क्योंकि वो तुम्हारा 1 महीने का एसेट है। समझ में आ रहा है सर? एडवांस पेमेंट करना एसेट होता है, एडवांस लेना लायबिलिटी होता है, ठीक है? इसलिए अकाउंट्स इसको इसी तरह से ट्रीट करता है। सिंपल है ना? जैसे मैं आपको क्या बोला, मैं आपका फीस एडवांस में लेता हूँ तो ये मेरा लायबिलिटी है, और तुम अगर किसी को एडवांस में देते हो तो तुम्हारा एसेट है। तुमने फीस एडवांस में दिया तो तुम्हारा राइट है ना कि सर पढ़ाओ मुझे। अगर मैं कल तुमको क्लास नहीं देता तो तुम क्या बोलोगे? सर ये क्या हुआ, आपने फीस लिया और पढ़ाया नहीं। सिंपल बात है। तो ये तुम्हारा अधिकार कैसे आया? ये राइट कहाँ से आया तुमको? क्योंकि तुमने एडवांस पे किया। अगर तुमने एडवांस ना पे करता, क्या तुम राइट जनरेट होता तुम्हारा? बोलो सर। ना सर। नहीं होता। सिंपल बात। फ्लिपकार्ट अगर तुमने ऑर्डर बुक किया, फ्लिपकार्ट तुम्हारा डिलीवरी नहीं किया, तुम फ्लिपकार्ट को चार्ज कर सकते हो ना? लेकिन अगर तुमने पेमेंट नहीं किया तो तुम फ्लिपकार्ट को थोड़ी ना चार्ज कर सकते हो। ये सर नो? समझ में आ रहा है ना? एसेट लायबिलिटी का खेल क्या है एडवांस रिसीव और एडवांस पेमेंट में? आप सबको क्लियर है सर? बोलिएगा। यस सर। एक सेकंड होल्ड कर दो, मैं आता हूँ भी। 1 मिनट। सर अब क्या करना है? आवाज आ रहा है मेरा? है सर। अब क्या करना है सर? इसमें ना आपको बैलेंस शीट बनाना है। ये जो आपने पूरा ट्रांजैक्शंस कंप्लीट कर लिया, ठीक है, एसेट लायबिलिटी कैपिटल ड्रॉ कर लिया आपने। अब यहाँ से आपको बैलेंस शीट ड्रॉ करना है। अब बैलेंस शीट ड्रॉ करने के लिए आपको बैलेंस शीट में क्या होता है, एक एसेट होता है, एक लायबिलिटी होता है ना सर? बैलेंस शीट में एक एसेट साइड होता है और एक लायबिलिटी एंड कैपिटल साइड होता है। क्वेश्चन नहीं पूछे, हम लोगों को यही पूछा था कि ऑल्सो ड्रॉ अ बैलेंस शीट, प्रिपेयर बैलेंस शीट। ये देखो, प्रिपेयर। क्वेश्चन इज दैट इससे बैलेंस शीट कैसे बनेगा? मतलब आपको तो एसेट लायबिलिटी पता है तो आप इजीली बैलेंस शीट बना सकते हो सर, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो बैलेंस शीट नॉर्मली ईयर एंड में बनता है। बैलेंस शीट ये श्रीराम का है, तो बैलेंस शीट ऑफ श्री राम एज एट 31 मार्च 2022, ठीक है? ऐसे ही मैंने मान लिया। मैं यहाँ पर टी शेप में बना रहा हूँ क्योंकि ये नॉर्मल बिजनेस है। कंपनी के केस में ये वर्टिकल होता है। अभी कंपनी का शेड्यूल 3 समझने का जरूरत नहीं है, ठीक है? अभी आप नॉर्मल टी शेप में बैलेंस शीट करो। नॉर्मल बिजनेस के लिए यही वैलिड है। जब आप कंपनी अकाउंट्स करोगे तो आपको शेड्यूल 3 मैम आप लोग को बताएगी। तो बैलेंस शीट में इधर लायबिलिटी होता है और कैपिटल होता है। ये प्रैक्टिस है सर। जैसे ड्राइविंग करने के टाइम पे हम लोग ड्राइव कर किस तरह से करते हैं? इंडिया में ड्राइव करें तो ड्राइवर राइट साइड में बैठते हैं और इधर लेफ्ट साइड से हम लोग चलते हैं। यूएस में क्या होता है? राइट साइड में ड्राइवर बैठते हैं
और लेफ्ट साइड से चलता है ना। हम लोग यहाँ पर इंडिया में ओवरटेक करते हैं राइट साइड से, चलते हैं लेफ्ट साइड से, ये इंडिया का सिस्टम है। यूएस में, यूरोपियन स्टेट्स में अलग होता है, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पर भी लाइबिलिटी कैपिटल इधर शो किया जाता है और एसेट साइड इधर दिखा जाता है। अब इसका कोई रीजन नहीं है, जस्ट अ प्रैक्टिस, ठीक है। अब आपको क्या करना है, बोलो। অ্যামাউন্টের কলাম কাটবো? हाँ काट सकता है। इसके अंदर आपको क्या देना है सर, लाइबिलिटी और कैपिटल साइड में लाइबिलिटी और कैपिटल पुट करना है और एसेट साइड में एसेट पुट करना है। आपको पता है आपका पूरा ट्रांजैक्शंस में लाइबिलिटी कैपिटल क्या क्या है, चेक करके बता सकते हो? देखो तो आपका लाइबिलिटी कितना पड़ा हुआ है, क्या क्या लाइबिलिटी आप ट्रांजैक्शंस देख के बता सकते हो कि आपका क्या लाइबिलिटी है। जैसे आपने मोहन फर्नीचर को 3,500 का मोहन फर्नीचर से आपने लिया था, इसके लिए आपको पूरा ट्रांजैक्शंस भी एक बार देख लेना चाहिए, या फिर आप ट्रांजैक्शंस को एक बार देखोगे ना आपको पता चल जाएगा। बॉट फर्नीचर फ्रॉम मेसर्स मोहन फर्नीचर ऑन क्रेडिट, 3,000 का प्रोडक्ट आपने लिया था, 3,000 में से आपने बाद में पेमेंट भी कर दिया था, पेड हाफ द अमाउंट ओड टू मोहन फर्नीचर। इसका मतलब मोहन फर्नीचर पे अभी भी 1,500 आपका बाकी है ना। तो आप इस तरह से आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि आपका क्या बाकी है, क्या आपने दे दिया, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, क्रेडिट फॉर फर्नीचर, ठीक है, फर्नीचर का क्रेडिट है, ठीक है, क्रेडिटर फॉर फर्नीचर या क्रेडिट फॉर फर्नीचर, कितना का बाकी है सर? सर ये बैलेंस शीट में आपको जस्ट आइडिया जनरेट के लिए अभी सिखा रहा हूँ, ताकि आप लोग अभी से एक आइडिया जनरेट कर लो। जब आप लोग फाइनल अकाउंट्स करोगे ना, जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस के बाद, तब आप लोगों को बैलेंस शीट रेगुलर करना पड़ेगा, एंड दैट्स अ नॉर्मल कॉन्सेप्ट, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको जस्ट एक आइडिया जनरेट करने के लिए कि आप एसेट लायबिलिटी कैपिटल से कैसे बैलेंस शीट बना सकते हो। 1500 का आपका इधर क्रेडिटर फॉर फर्नीचर हो गया। सर और कुछ लायबिलिटी है, देखो ना एक बार चेक करके। एनी अदर স্যার ক্যাপিটাল লিখবো না? कहाँ कैपिटल लिखना है? ওই লাইবিলিটি সাইডে 50,000। কেন ক্যাপিটাল কেন লিখবো? স্যার ব্যালেন্স শিটে তো ক্যাপিটাল এন্ড ড্রয়িং মাইনাস করতে হয় না? আরে ওটা তো যখন আমরা ফাইনাল অ্যাকাউন্ট থেকে আসি, ও এখানে এখানে তো আমি কোনো পিএল বানাইনি, আমি তো জাস্ট আমার কাছে যে ডেটাটা আছে সেটা থেকে আমি জাস্ট আমার কাছে কি কি লায়াবিলিটি আর ক্যাপিটাল আছে আর কি কি অ্যাসেট আছে সেটা পুট করছি। मैं क्या यहाँ पर कोई पीएल बनाया क्या मैंने? अरे भाई आप लोगों ने कोई पीएल बनाया यहाँ पर? आप लोग जस्ट एक ट्रांजैक्शंस किए, आपके पास ये ट्रांजैक्शंस था, आप इस ट्रांजैक्शन से लायबिलिटी कैपिटल और एसेट को फाइंड आउट किए और आपको भी बोला जा रहा है बैलेंस शीट ड्रॉ करो। यहाँ पर कोई पीएल नहीं बना, यहाँ पर कोई कैपिटल को आपको नहीं लाना है, ड्राइंग्स को भी इस तरह से आपको माइनस प्लस नहीं करना है, जस्ट आपको ये बताना है, जस्ट आपको ये बताना है कैपिटल भी आएगा सर, ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको कैपिटल को कैसे लाना है वो दिखा रहा हूँ। कैपिटल क्यों नहीं आएगा, कैपिटल भी आएगा, बट जस्ट यहाँ पर आप देखो कॉन्सेप्ट को एक बार देखो, आप कॉन्सेप्ट को देखो कि आप किसी भी हालत में बिजनेस का हालत कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। इसके लिए आपको एकदम फाइनल अकाउंट्स करके आना है ऐसा भी जरूरी नहीं है, ठीक है। क्रेडिटर फॉर फर्नीचर 15, मैं आपको क्या पूछ रहा हूँ, आप लायबिलिटी पहले मुझे बताओ ना, आप मुझे लायबिलिटी तो बताओ, और क्या लायबिलिटी है एक बार चेक करो तो क्रेडिटर फॉर हाउस होल्ड मिलेगा आपको, घर का सामान खरीदे थे हम लोग, उसका बाकी है। परचेस हाउस होल्ड गुड्स फॉर 15,000 जिसका 5,000 कैश में दिया था और बाकी लोन था, तो कितना बाकी है सर? 10,000। हाँ 10,000। सोचो एक बार, और लोन पे 500 टका लोन पे किए थे तो उसका आपने जो 500 टका पे किया था उसका क्या करें, आइडेंटिफाई करो। आप समझ रहे हो आप क्या कर रहे हो, ट्रांजैक्शंस पे नॉर्मल बिजनेसमैन की तरह आइडेंटिफाई कर रहे हो,
आपका 5,000 का कैश पेमेंट था, 10,000 का लोन था, 10,000 में से 500 का लोन आपने पे कर दिया था, तो कितना लोन बचा हुआ है अभी? 9,500। समझा करो सर, ये एक नॉर्मल बिजनेसमैन की तरह मैं आपको बता रहा हूँ, फाइनल अकाउंट्स के थ्रू से नहीं किया मैंने, तो समय बाकी है, जस्ट एन आइडिया जनरेशन करो। सर और कुछ बाकी है आपका? सर आपका आउटस्टैंडिंग सैलरी है कितने का, याद करो अभी कराएं। 100 आउटस्टैंडिंग 100 सर, सैलरी, वेरी गुड सर, 100 100। सर आपने और भी आपका लायबिलिटी जनरेट किया, एडवांस कमीशन रिसीव किया ना? कितना एडवांस रिसीव किया? 1,000 का, 1000। वेरी गुड। आपने ऐसे लायबिलिटी साइड में जो जो था आपने कर दिया। कैपिटल अभी मत लिखो, कैपिटल में बाद में आते हैं, एक्चुअली वो बैलेंस आएगा। अच्छा एसेट में आपको आपको क्या क्या पता है? सर आपको कैश आइडेंटिफाई करना होगा कि आपके पास कितना कैश आया है, आपको स्टॉक भी आइडेंटिफाई करना होगा, ये आपका काम है सर, इसके लिए आपको वर्किंग्स बनाना होगा, आप डायरेक्टली नहीं कर सकते। लेकिन जो आपको डायरेक्टली पता है, आप देखो चेक करके, आपने प्रीपेड रेंट दिया था, कितना रेंट दिया था आपने? पॉइंट नंबर बी में ट्रांजैक्शंस था, 2,000 का रेंट दिया था, एडवांस रेंट चेक करो। एडवांस रेंट इज योर एसेट, मैं आपको अभी समझाया क्यों। सर आपको एक्रूड इंटरेस्ट मिला है, एक्रूड इंटरेस्ट जो आपको अभी तक हाथ में नहीं आया बट वो आपका एसेट है। कितने का एक्रूड इंटरेस्ट हुआ? लास्ट में ट्रांजैक्शंस किए, एक्रूड इंटरेस्ट 500 का, ये भी आपका हाथ में नहीं आया बट एसेट है आपका। और कुछ आपके पास फर्नीचर है, देखो तो कितने का, आप चेक करो कि आपको सारा मिल जाएगा सर। फर्नीचर देखो कितने का है, आपने फर्नीचर बाय किया था, आपने फर्नीचर बाय किया था, फर्नीचर कितने का था सर हमारा? सर 3,000 का फर्नीचर हमने लोग लिया था क्रेडिट पे, और उस पर 1,500 पेमेंट कर दिया, 1,500 पेमेंट कर दिया, और इंटरेस्ट दिया था 300 का, इंटरेस्ट भरा था 300 का, तो फर्नीचर का वैल्यू क्या हो जाएगा? नहीं सॉरी, इंटरेस्ट इंटरेस्ट नहीं सर, सॉरी, अरे डिप्रिसिएशन, हाँ सॉरी मैं इंटरेस्ट बोल रहा हूँ। 300 का डिप्रिसिएशन है आपका, 3,000 का फर्नीचर था आपके पास, जो डिप्रिसिएशन होके 300 का घट गया, तो 2,700 का, वेरी गुड सर, तो आपके पास फर्नीचर है 2,700 का। समझ रहे हैं ना सर, ये हर ट्रांजैक्शन में आपको मिलेगा। और कुछ और कोई एसेट्स है आपके पास? कंप्यूटर या टाइपराइटर है? मैंने शायद क्वेश्चन लिखाने के टाइम पे कंप्यूटर लिखा था, टाइपराइटर जो भी आपने लिखा, आपके पास टाइपराइटर था कितने का? 7,000 का, उसमें 100% का डिप्रिसिएशन रहा है, 100 का डिप्रिसिएशन, तो 7,000 में से 100 चला जाएगा तो कंप्यूटर का वैल्यू अभी 6,900 का। लेकिन सर अभी भी कैश और स्टॉक कैलकुलेट करना बाकी है। कैश स्टॉक कैसे पता करोगे सर? मतलब आपके हाथ में कैश कितना है और आपकी दुकान में स्टॉक कितने का है, इसको आइडेंटिफाई कैसे करोगे? इसके लिए आपको वर्किंग करना पड़ेगा सर। वर्किंग में मैं आपको शो कर देता हूँ, एक कैश इन हैंड करना और एक कैश स्टॉक इन हैंड करना सर, ठीक है? कैश इन हैंड एंड स्टॉक इन हैंड, कैश इन हैंड एंड स्टॉक इन हैंड, इसमें आपको और एक ट्रांजैक्शन का कॉलम बनाना सर। ये वर्किंग नोट है, आप यहाँ से ना आपके हाथ में कितना कैश है इतना सारा ट्रांजैक्शन के बाद, और आपकी दुकान में स्टॉक कितना पड़ा हुआ है आप कर सकते हो, ठीक है? एक छोटा सा काम करना है सर, कितना कैश आया, ठीक है, कैश इन हैंड इंक्रीज कितना हुआ और कैश इन हैंड डिक्रीज कितना हुआ। सिमिलरली स्टॉक इन हैंड इंक्रीज कितना हुआ और स्टॉक इन हैंड डिक्रीज कितना हुआ। अगर आप इसको आइडेंटिफाई कर लेते हो ना,
तो बात बन जाएगा सर। बस इतनी सी बात है, मैं एक दिखाऊं, बाकी घर पे कीजिएगा। सर जैसे आपने बिजनेस स्टार्ट किया, आपने 50,000 का कैश लाया था, श्रीराम कमेंस बिजनेस विद ₹50,000। इवन आप अगर कैलकुलेशन चेक करोगे ना, जो ऑलरेडी आपने एसेट लायबिलिटी में दिखाया, आपका सारा इंफॉर्मेशन उसमें भी है। तो 50,000 का कैश आपका क्या हुआ बिजनेस में, क्या हुआ सर 50,000 का कैश? येलो Increase. इंक्रीज है ना, येलो मतलब इंक्रीज है ना। क्या स्टॉक में सर। कुछ हुआ सर? स्टॉक में कुछ हुआ नहीं। पॉइंट बी, आपने टाइपराइटर एडवांस रेंट पे किया, आपका कैश आया कि गया? येलो क्या लो, तो कैश क्या हो गया? डिक्रीज। डिक्रीज। स्टॉक में कोई इफेक्ट अभी तक नहीं आया। सर आपने टाइपराइटर परचेज किया, टाइपराइटर आपका स्टॉक है क्या? नहीं, लेकिन टाइपराइटर आपका एसेट तो है। टाइपराइटर आपका एसेट तो है, मतलब कंप्यूटर या टाइपराइटर। तो 7,000 का क्या होगा? 7,000 का क्या होगा? कैश आया कि गया? স্যার ক্যাশ গেল তো টাইপরাইটার পারচেজ করলাম। हाँ, तो डिक्रीज, कैश इन हैंड डिक्रीज, हाथ से कैश चला गया, कैश इन हैंड डिक्रीज, ये डिक्रीज है ना। नहीं समझ में आया? इजी है। तो पॉइंट 4 में क्या हुआ? अच्छा ये तो क्रेडिट का है, इसको छोड़ो। और फर्नीचर मेरा स्टॉक नहीं है। परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन फॉर कैश 35,000 का, 35,000 का गुड्स तुमने परचेज किया, इसका क्या करोगे? तुमने তাহলে কি 35,000 স্টকে দেখাবো? 35,000 का, तुमने 35,000 का गुड्स परचेज किया, तो 35,000 का कैश तुम्हारे हाथ से चला गया और तुम्हारा 35,000 का स्टॉक इंक्रीज हो गया। ये सुनो, হ্যাঁ স্যার। बस इसी तरह से सारा ट्रांजैक्शंस को देख के आप लोगों का होमवर्क रहेगा सर कि कैश इन हैंड और स्टॉक इन हैंड क्या होगा। जैसे कैलकुलेशन हो जाए, ठीक है, लास्ट में आपको बस टोटल में नेट इंक्रीज और डिक्रीज, ठीक है, लास्ट में क्या निकलेगा? नेट इंक्रीज, मतलब कैश इंक्रीज कितना हुआ और स्टॉक इंक्रीज कितना हुआ। जो भी डिटेल्स आएगा उसको कहाँ पुट करना है सर? बैलेंस शीट पे। ये जो दोनों गैप है ना, यहाँ पुट करना है और दोनों को टैली करना है। जो बैलेंस बचेगा वो आपका कैपिटल बनेगा। बैलेंस कैसे आएगा? एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, याद रखना सर। हाँ, तो आपका ये दोनों एसेट्स है, सारा मैच कर जाएगा। ये एसेट साइड से अगर आप लायबिलिटी कैपिटल को माइनस कर दोगे, ठीक है, एसेट से अगर आप ये देखो कैपिटल को माइनस कर दोगे तो आपका लायबिलिटी को माइनस कर दोगे, तो मतलब यहाँ से ऐसे भी निकाल सकते हैं ना, एसेट माइनस लायबिलिटी इक्वल्स टू, ये भी इक्वेशन बन सकता है। एसेट से लायबिलिटी को माइनस करोगे तो कैपिटल बचेगा, तो जो भी एसेट होगा वहां से लायबिलिटी को हटाना तो कैपिटल आ जाएगा। ये 3 आपका होमवर्क रहेगा, कैलकुलेट करके बताना, बैलेंस शीट टैली करके बताना, और कैश और कैश इन हैंड एंड स्टॉक इन हैंड का इंक्रीज डिक्रीज बताना, ठीक है। बाकी डिस्कशन नेक्स्ट सैटरडे करेंगे, नेक्स्ट सैटरडे क्लास होगा, ठीक है, नेक्स्ट सैटरडे सुबह का क्लास होगा सर। স্যার हाँ बोलो। স্যার লোন থাকলে কি করব? ভেবে ভাববি, तो होमवर्क दिला। बेसिकली एक सिंपल काम है, कैश हाथ में है कि हाथ से जा रहा है, स्टॉक आ रहा है कि जा रहा है, मतलब स्टॉक इंक्रीज हो रहा है बिजनेस में कि डिक्रीज हो रहा है। कॉमन सेंस यूज करना सर, कॉमन सेंस से ही जवाब हो जाएगा। और जो भी आपका ट्रांजैक्शन हो रहा है उसमें आपके बिजनेस में कैश इंक्रीज हो रहा है कि कैश डिक्रीज हो रहा है, अगर आप इस पर फोकस करोगे तो आप इसका जवाब दे सकते हो। बड़ा ही कॉमन सेंस का जवाब है। और यहाँ पर जो भी आपको कैश और स्टॉक का हिसाब मिलेगा उसको आप बैलेंस शीट में डालो। अब बाकी क्या करना है आप सोचो, मैं नेक्स्ट क्लास में बात करूँगा। और जिन लोगों का लास्ट क्लास मिस है उनको बस एक ही रिक्वेस्ट करूँगा, एक बार लास्ट क्लास थोड़ा, ठीक है, स्पेशली सुभोजित
জিতটা হিন্দি ওকে আর স্যার এর পিডিএফটা পাঠিয়ে দেবেন না হ্যাঁ পিডিএফ Account- পাঠিয়ে দেবো ওকে স্যার थैंक यू सर থ্যাংক ইউ স্যার রাখছি স্যার थैंक यू सर थैंक यू